हे बडीज, वेलकम टू माय चैनल बुक ऑफ मानवा। आज के एपिसोड में हम रिग्रेसिंग विद द किंग पावर्स इसका चैप्टर नंबर 1 एक्सप्लेन करेंगे, जो कि काफी ज्यादा एक्शन से भरी बैटल्स मनवा होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक डंजन का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी खतरनाक एक मॉन्स्टर डंजन होती है। फिर हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि चीख मारता हुआ किसी पर अटैक कर रहा होता है, और जिस बंदे पर वो मॉन्स्टर अटैक कर रहा होता है फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि एक नाइफ से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और अगले ही कुछ पलों में वो पर्सन अपने नाइफ को सीधा उस मॉन्स्टर के मुंह में धसा देता है, जिससे उस मॉन्स्टर को पेन हो रहा है। और अगले ही पल में वो मॉन्स्टर नीचे मरा पड़ा होता है, जिसे कि उस पर्सन ने ही मारा था। उसे मारने के बाद वो बोलता है, आखिरकार मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ। और जिस डंजन में वो खड़ा होता है वो सारी जगह बड़े बड़े मॉन्स्टर और डीमंस के साथ भरी पड़ी होती है, जहाँ पर बाकी के हंटर्स भी उन सभी को अपनी पावर्स की हेल्प से मार रहे होते हैं। तभी कोई पर्सन चिल्लाकर उसे बोलता है, ओए कचरे कहीं के, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम माना स्टोन्स को कलेक्ट करने वाले हो तो तुम्हें अपना काम करना चाहिए और जल्दी से माना स्टोन को कलेक्ट करना शुरू करो। क्या तुम्हें इन मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी दिखाई नहीं दे रही है? तुम्हें क्या लगता है कि हमने अपना खुद का पागल बनाने के लिए तुझ जैसे को काम पर रखा है? ये बातें सुनकर वो बेचारा उनको सॉरी बोलने लगता है। वो हंटर्स जाते टाइम भी उस बेचारे को यूजलेस और कमीना बोलते हैं, जो कि ये सब सुनकर वो बेचारा बस खामोश होकर खड़ा रहता है और उनकी बातें सुनता रहता है और बोलता है, भाड़ में जाओ। फिर एबिस जगह दिखाई जाती है, जो कि मॉन्स्टर की अनदर डिमेंशन होती है। इन्हें हमने सिर्फ फैंटेसी में देखा था, लेकिन इस जगह पर इनकी एग्जिस्टेंस एक्चुअल में है। एबिस में मॉन्स्टर आने के बाद यहाँ सभी लोगों ने लगभग अपनी सुपर पावर को अवेकन कर लिया है, और इन पावर की हेल्प से इन्होंने इन सभी मॉन्स्टर को हराया और इनकी एबिस यानी कि जगह का भी पता लगा लिया। और जिन लोगों के पास अवेकनिंग पावर नहीं है उन्हें सिर्फ यूजलेस समझा जाता है, और उस पर्सन को जज भी उसकी पावर से ही किया जाता है। अगर आपकी अवेकनिंग पावर हाई होती है तो आप एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। और वो पर्सन माना स्टोन को इकट्ठा करने लगता है, और साथ ही साथ वो सोचता है, मैं एक बेकार पोर्टर हूँ जो सिर्फ अवेकनिंग पावर वाले लोगों का सामान ढोता रहता हूँ, और मैं 35 साल का अनअवेकन हूँ जिसने आज तक कभी भी अपनी स्टेटस विंडो खोलकर नहीं देखी है। और इसी के साथ वो चिल्लाता है, जब तक मैं खुद को अवेकन नहीं कर लेता तब तक मैं भी इनकी तरह एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता जिस तरह की जिंदगी ये जीते हैं। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो पीछे का नजारा देखता ही रह जाता है, क्योंकि उस एबिस में जितने भी हंटर्स थे वो सभी मारे जाते हैं। उनकी डेड बॉडीज वहीं पर पड़ी होती है, जिसमें से कोई भी हंटर जिंदा नहीं बच पाता। और वो पर्सन घबराता हुआ सोच रहा होता है, आखिर ये सब कैसे हुआ और इन सबको मारने वाला कौन है? अभी वो सोच ही रहा होता है, तभी उसको कोई कहता है, अब सिर्फ लास्ट तुम बचे हो। सभी हंटर्स को मारने वाला ये ट्रिपल एस रैंक का मॉन्स्टर एस्मोडियस होता है। और वो पर्सन उसको देखते ही उस पर नाइफ से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एस्मोडियस अपने हाथ को आगे बढ़ाकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस बंदे का पूरा हाथ उड़ा देता है, और वो बेचारा दर्द से वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन वो किसी ना किसी तरह से खुद को संभालता है और उठकर बोलता है, आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है? और इतने में वो मॉन्स्टर उस पर्सन पर अपनी एनर्जी से सीधा अटैक करता है, जिससे वो पर्सन अपने घुटनों पर आ जाता है और उसके सिर से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। वो सोचता है, आखिर ये सब क्या है? इसी के साथ वो वहीं पर रोने लगता है और रोते रोते बोलता है, क्या मेरी मौत इस तरह से होने वाली है? क्या मुझे जीने का कोई हक नहीं है? फिर वो अपने बीते हुए पास्ट की सभी बातों को याद करने लगता है। पहले वो बोलता है, मेरे डैड जिनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। दूसरा, मुझे स्कूल में सभी डराते धमकाते और बुली किया करते थे। मैं अनअवेकन होने की वजह से इन सभी चीजों को सहता रहा, इग्नोर करता रहा और ऐसे ही लाइफस्टाइल अपना जीता रहा। हालांकि मेरी सारी जिंदगी माना स्टोन्स को कलेक्ट करने में और हंटर्स का सामान उठाने में खत्म हो गई। मैं बकवास हारा एक लूजर। मेरी ये बकवास जिंदगी, मैं इस तरह से मरना नहीं चाहता, बल्कि मैं और जीना चाहता हूँ। और इतने में उस पर्सन की बॉडी में सभी पावर्स की अवेकनिंग होना शुरू हो जाती है, और उसे सिस्टम बता रहा होता है, आपकी सभी अवेकनिंग कंडीशन को पूरा कर दिया गया है और अब आप एक अवेकनर हो। फिर उस पर्सन के सामने ऊपर से कोई शख्स नीचे उतर रहा होता है, और वो उस स्पिरिट एनर्जी वाले बंदे को हैरानी से देख रहा होता है, जो कि उसके ठीक सामने खड़ा होता है। जब वो बंदा पीछे मुड़कर देखता है तो वो और ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? क्योंकि उसके पीछे मौजूद एस्मोडियस भी रुक गया होता है। वो अभी ये सारा सीन देखकर हैरान ही हो रहा होता है। तब वो स्पिरिट पर्सन उसको बताता है, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने एस्मोडियस को भी रोक दिया है, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। और वो उसको हैरानी से पूछता है, आखिर अब तुम कौन हो? वो स्पिरिट एनर्जी जवाब देती है, फिलहाल तुम सभी मुझे किंग कहकर बुलाते हैं, लेकिन तुमको इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने इस बार तुमको सिलेक्ट किया है और मैं इन सभी की अथॉरिटी भी तुम्हें दे रहा हूँ। और वो बंदा नीचे बैठकर अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि ये किंग कौन है और ये किस अथॉरिटी की बात कर रहा है। किंग कहता है, तुम्हें इतना सोचने की अभी जरूरत नहीं है, तुम्हें थोड़ा दूसरों पर भी कभी कभार यकीन करना चाहिए। तुम्हारी अंदर की विल पावर सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, जिस वजह से तुम्हें चुनने आया हूँ। हालांकि अभी तुम्हारा इस बात को सोचना ज्यादा अच्छा होगा कि ये मेरे शायद दोबारा ना हो।
और इधर वो बंदा चिल्ला रहा होता है, वेट जरा रुको, आखिर मैं ही क्यों, तुमने मुझे ही क्यों चूज करा है, और ये सब चल क्या रहा है। और इधर वो किंग बोल रहा होता है, बस तुम्हें थोड़ा सब्र रख के अपने टाइम आने का इंतजार करना होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद सब कुछ समझ जाओगे। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। ये कहने के बाद किंग उसको अपनी की पावर्स देने का डिसाइड करता है। जब किंग उसे अपनी की पावर देता है तो वो की पावर इतनी ज्यादा पावरफुल और डेंजरस होती है कि ऊपर से एक बड़ा सारा बीस्ट ड्रैगन उस बंदे की तरफ आ रहा होता है, जो कि उस किंग की रियल की पावर होती है। और अब स्टोरी हमारी प्रेजेंट में आती है, जहाँ की वो बंदा यानी कि हमारी स्टोरी का असली हीरो धीरे धीरे आगे खोल रहा होता है। और उसके पास खड़े कुछ लोग कहते हैं, अरे ये बास्टर्ड अभी भी सो रहा है, ये क्रेजी बास्टर्ड, अब वो हमें पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन अब इसे जागना होगा। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तभी एक लड़का उसके फेस पर जबरदस्त रैप्टा जड़ देता है। फिर वो उसको बुली करने वाले स्कूल के लड़के कहते हैं, कमीने क्या अब तुम जाग रहे हो। ओ गॉड, लोग सभी बातें तभी क्यों सुनते हैं जब उनको पीटा जाता है, क्या मार खाने से पहले उन्हें कुछ समझ नहीं आता। फिर हमें इस बुली करने वाले लड़के का नाम दिखाया जाता है, जिसका नाम बे हिंगसू होता है। और मार खाने के साथ साथ हमारा हीरो सोचता है, आखिर ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है, ये तो मुझे हाई स्कूल में बुली करने वाला लड़का है। और इधर हिंगसू कहता है, अब क्या हुआ, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। और उसको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि शायद अब मैं एबी से बाहर आ गया हूँ। फिर उसकी नजर अचानक सामने पड़ती है, जिसे कि उसको अपनी स्टेटस विंडो दिखाई दे रही होती है। विंडो में उसका नाम किम टायून होता है, जिसकी एज 19 होती है। दोस्तों, यहाँ पर हमें अपने हीरो की आइडेंटिटी शो करवा दी गई है। मैंने आपको इसका नाम पहले इसलिए नहीं बताया कि वीडियो में सस्पेंस बना रहे, ताकि सारा मजा खराब ना हो जाए। और किम सोचता है, अच्छा तो ये 16 साल पहले की बात है। और वो मार खाते हुए जोरों से हंसने लगता है। और हिंगसू किम को ऐसा हंसता देख बोलता है, आखिर अब तुझे क्या तकलीफ हो रही है, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया। और हिंगसू चिल्लाकर किम को गाली देते हुए कहता है, यू बास्टर्ड, क्या तुम और मार खाना चाहते हो। इतने में किम हिंगसू को ह्यूमन रेंज का सुपरमैन पंच जड़ देता है, जिससे वो बेचारा पीछे उड़ता हुआ गिर जाता है। और उसका दोस्त चिल्लाकर बोलता है, हिंगसू क्या तुम ठीक हो। उसको पंच मारने के बाद साथ किम रोते हुए बहुत खुश हो रहा होता है, क्योंकि अब उसने भी अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया होता है। किम का पंच खाने के बाद हिंगसू वहीं लंबा लेटा होता है और उसके दोस्त भी उसे देख रहे होते हैं। किम हिम्मत से काम लेते हुए अपने आंसुओं को साफ करता है। और जब किम अपने आंसुओं को साफ कर लेता है तभी हिंगसू को दोनों चले अपने हैंड में फायर और आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए किम को पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और वो गुस्से में बोलते हैं, किम तुम मैंने कही कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको मारने की। जैसे ही उसका अटैक किम के पास आता है तब किम उस अटैक को इजीली डॉज कर लेता है, जिससे उसका फायर अटैक आगे निकल जाता है। और किम उस टाइम ओपनिंग देखकर उसके फेस के नीचे एक जबरदस्त पंच मारता है। और दूसरे को अपने पास आता देख किम उसे भी एक लात मारकर उसे दूर फेंक देता है। और किम गुस्से में तब बोलता है, पूरे 35 साल मैंने अपनी पूरी लाइफ एक नॉर्मल अनअवेकन पर्सन रहकर गुजारी है, और मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने खुद को नॉर्मल पर्सन में ही ताकतवर बनाने के लिए फंडामेंटल फिजिकल ट्रेनिंग, सभी तरह की एविज और मॉन्स्टर्स की नॉलेज और अलग अलग तरह की स्किल भी सीखी, यहाँ तक कि मैंने कॉम्बैट फाइट स्किल भी सीख रही है। फिर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुम जैसे लूजर के हाथों से हार जाऊंगा। और किम बड़ी स्पीड से फिर से पहले वाले को सनी देओल का पंच, दूसरे को टाइगर श्रॉफ की किक मारता है। किम के पंच और किक में इतनी पावर होती है कि दोनों एक ही हिट में पीछे जाकर गिरते हैं। और किम अपने हाथों को मसलता हुआ कहता है, मुझे फाइट किए बिना अरसा बीत गया है, क्यों ना मैं तुम लोगों के साथ ही अपनी फिजिकल ट्रेनिंग दोबारा से स्टार्ट करूं। तभी किम को पीछे से हिंगसू की आवाज आती है और हिंगसू कहता है, ये कितना बकवास है, क्या तुमने अभी खुद को अवेकन कहा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने हमसे उलझकर कितनी बड़ी गलती की है। अब इसकी सजा तुम्हें सीधा मौत ही मिलेगी, इसलिए अब तेरे जैसे कीड़े को यहीं पर मरना होगा। और इसी के साथ हिंगसू अपनी स्किन पर स्टोन स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि एक सी रैंक की स्किल होती है। फिर देखते ही देखते हिंगसू किम के ऊपर अपने स्टोन पंच से अटैक करता है, जिसे कि किम इजीली डॉज कर लेता है। डॉज करने के बाद जब किम ऊपर देखता है तब वो शॉक हो जाता है, क्योंकि अगले ही कुछ सेकंड में हिंगसू भी किम पर ऊपर से अटैक करता है। उस अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वहां पर एक बड़ा सारा धमाका होता है। थोड़ी दूर हटने के बाद पता चलता है कि किम ने उस अटैक को भी डॉज कर लिया है। अभी हिंगसू वहीं खड़ा होता है कि किम पीछे से स्नेक अटैक करता है। जैसे ही वो पीछे चेहरा घुमाने लगता है तब तक देर हो गई होती है, क्योंकि किम ने अब की फिर से पंच उसके फेस पर मारा था। लेकिन किम ये देख के काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि इस बार उसके पंच से हिंगसू को कुछ नहीं होता। वो अपनी जगह पर वहीं पर स्टेबल खड़ा होता है। और हिंगसू किम को चिढ़ाते हुए बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुझ में बस इतना ही दम है क्या। चल अब देखते हैं कि तू मेरे पंच को इस बार कैसे डॉज करेगा और क्या तू इससे बच भी पाएगा या नहीं। हिंगसू किम के ऊपर एक पंच से अटैक करता है और इस बार किम भी उसके पंच की पावर से पीछे ग्राउंड में जाकर धंस जाता है और उसको काफी चोट लगती है। चोट लगने की वजह से उसके सिर और मुंह से खून बहना शुरू हो जाता है। और हिंगसू उसका मजाक उड़ाते हुए किम को बोलता है, क्या यही तुम्हारी लिमिट्स थी, क्या तुम कुछ और नहीं कर सकते। ओ कम ऑन, चलो भी तुम मुझे कुछ करके दिखाओ, अब तो मुझे मजा आना सिर्फ शुरू ही हुआ था।
तुम सिर्फ एक यूजलेस और अनअवेकन एक कमीने हो, तुम ऐसे ही भागते रहो जैसे भाग रहे थे। लेकिन किम वही जमीन पर पड़े पड़े सोच रहा होता है कि एफ रैंक और ए रैंक में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि अगर किसी का रैंक शुरू में एफ होता है तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन की कैटेगरी में गिना जाता है, जबकि जहां पर एस रैंक के हीरो होते हैं उनकी उस टेरिटरी को मॉन्स्टर कहा जाता है। जिस तरह से किसी अवेकन का लेवल तेजी से बढ़ता है वैसे वैसे उनकी फिजिकल एबिलिटीज और स्किल्स भी बढ़ने लगती है। लेकिन मेरे पास इस टाइम कुछ भी नहीं है, बस एक एफ रैंक की स्किल प्रेडिशन है। मेरे पास जो ये स्किल है इसके बारे में ना तो मैंने पहले सुन रखा है और ना ही मैं इसके बारे में कुछ जानता हूँ। मेरे पास अभी के लिए हिंगसू के खिलाफ जीतने के कोई चांसेस नहीं है। बट हिंगसू किम को देख के काफी हैरान होने लगता है क्योंकि किम की पूरी बॉडी में से रेड ऑरा निकलना शुरू हो जाता है और किम धीरे धीरे उठने लगता है। इस सीन में किम तो भाइयों काफी ज्यादा बैडस लग रहा होता है और वो उठने के साथ कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं हारने वाला हूँ। किम के चारों ओर ब्लैक एंड रेड ऑरा की फ्लेम्स फैलना शुरू हो जाती है। किम को ऐसा देख हिंगसू बोलने लगता है, व्हाट द हेल, आखिर ये सब क्या है। हिंगसू की तो फटके भाई चुबारा हो जाती है और वो डरता हुआ बोलने लगता है, इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम आखिर अभी भी कैसे उठ सकते हो जबकि मैंने तो तुम्हें सी रैंक के अटैक से इंजर किया था। फिर किम मुट्ठी मीचते हुए कहता है, हाँ यही प्रेडिशन स्किल है, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से महसूस कर पा रहा हूँ। फिलहाल के लिए अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रहा है कि ये सब क्या है और ये कैसे हो रहा है। फिर किम हिंगसू को घूर के देखने लगता है और उसकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाकर अटैक कर देता है। किम का ये अटैक इतना पावरफुल और डेंजरस होता है कि हमें एक क्रिएचर दिखाई देता है। हिंगसू किम को इसी बीच पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार किम उसको अपने एक ही हाथ से रोक लेता है, जिसे देख के तो हिंगसू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। किम उसको गुस्से से घूर कर देखने लगता है और उसकी राइट साइड आई भी रेड आई में चेंज हो जाती है। किम बिना देरी किए अपनी पावर्स को बढ़ाकर हिंगसू को वहीं पर लपेट लेता है, जिससे वो बेचारा वहीं पर चलाना शुरू कर देता है। बहुत हेकड़ी मार रहे थे ना बेटे, अब लो फील, चक दिए किम ने तुम्हारे भी फट्टे। सीन हाई स्कूल का होता है जहां पर स्टूडेंट आराम से बातें कर रहे होते हैं और मजे ले रहे होते हैं। तभी ठीक पीछे से बूम, काफी बड़ा धमाका होता है और पूरे आसमान में किम का ऑरा फैल गया होता है। फिर जैसे ही उस अटैक वाली जगह से धूल हटना शुरू होती है तब उसमें से हिंगसू दिखाई देता है, जिसका तो किम ने मारकर अंडा फ्राई बना दिया होता है और हिंगसू बेचारा किम के ठीक पैरों के सामने गिर जाता है और किंग भी स्वैग से वहीं पर आराम से खड़ा होता है और किम को इकट्ठे विंडो सिस्टम से मैसेज आना स्टार्ट हो जाता है कि आपकी प्रेडिशन स्किल आपके ए रैंक वाले ओपोनेंट के सामने अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और आपकी रैंक को एफ से हटाकर ई कर दी गई है। मतलब कि यहाँ पर किम ने लेवल अप कर लिया है और आपके सिस्टम में एक और न्यू स्किल ऐड की जा रही है जिसका की नाम स्टोन स्किन है। हमें स्कूल के क्लिनिक को दिखाने से होती है, जिस क्लिनिक की टीचर एक ब्यूटीफुल मैम होती है और वो सामने की तरफ देखकर काफी हैरान हो रही होती है और ऐसा इसलिए था क्योंकि अपना किम उन तीनों को ऊपर धोबी की तरह धोने के बाद क्लिनिक में अपने दोनों कंधों पर उठाकर लेकर आता है। अंदर क्लिनिक में आकर किम टीचर को हेलो बोलता है और फाइट की वजह से किम भी काफी जख्मी और थका हुआ होता है। किम की और उन तीनों की ऐसी हालत देखकर टीचर चिल्लाकर बोलती है, आखिर ये सब क्या है, क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ चल क्या रहा है। तब किम हमें बताता है, फाइट खत्म होने के बाद मैं बे हिंगसू और उसके दोस्तों को स्कूल क्लिनिक में ले गया ताकि उनको ठीक होने के लिए नर्स के पास एडमिट करवा सकूं। फिर टीचर नर्स किम को अपने हीलिंग पावर से हील करने लगती है। किम को हील करते टाइम नर्स पूछ रही होती है कि तुम सभी को ये चोटें कैसे लगी और किम जवाब देता है, एक्चुअल में मैम हम सभी सीढ़ियों से गिर गए थे। किम अपना इलाज करवाने के बाद घर जा रहा होता है और जाते टाइम वो सोच रहा होता है, ये मेरे साथ कितना अच्छा हुआ, अब मैं भी एक अवेकन बन चुका हूँ और साथ ही साथ मैंने बे हिंगसू से भी अपना बदला ले लिया है। और किम कहता है, मुझे अपनी प्रेडिशन स्किल किस तरह से इस्तेमाल करनी है मुझे ये भी अच्छी तरह से सीखना होगा। मैंने इस स्किल की मदद से अपनी रैंक को सिंगल फाइट में ही एफ रैंक से सीधा ई रैंक कर लिया है। इस अटैक की पावर तो सी रैंक से भी ऊपर की है। मैं जिन ओपोनेंट्स को हराता हूँ मैं उनकी स्किल्स भी कॉपी कर सकता हूँ और उस किंग नाम के पर्सन ने मुझे इस तरह की पावर क्यों और किस वजह के लिए दी है, इन सब का जवाब जानने के लिए मेरे पास अनगिनत क्वेश्चन है। लेकिन अब आखिर में मुझे एक काम करना है, मुझे जल्द से जल्द प्रेडिशन के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। और किम मुस्कुराते हुए सोचता है, मुझे घर हुए काफी टाइम हो गया है। मेरे मॉम डैड यानी कि मेरे पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद मैं कब से अपने अंकल और आंटी के घर में रह रहा हूँ। किम दरवाजा खोलने के बाद कहता है, अंकल आज देरी से वापस आएंगे, तब तक मुझे नॉर्मली स्किल्स की इंफॉर्मेशन ढूंढनी चाहिए। जैसे ही किम अपना चेहरा साइड पर घुमाता है तो वो कुछ देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि साइड से किम को कोई लड़का किम कहकर बुला रहा होता है और किम उसको होंग जियांग नाम कहकर बुलाता है। फिर कहता है, आखिर तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए और यहाँ घर पर क्या कर रहे हो। किम की नजर खुद के पैसों पर पड़ती है जैसे कि किसी ने उसके पैसे लूटे हो। फिर किम होंग जियांग को बास्टर्ड देकर गाली देता है, जे जियांग भी जबकि किंग का कजन होता है। मुझे याद है कि कैसे वो दूसरे बदमाशों के साथ घूमना चाहता है और अब उसने ही अपने घर का सारा पैसा ले लिया है और बहुत ज्यादा उथल पुथल मचाई हुई है। तब एक बंदा कहता है, आखिर ये कमीना कौन है। तब जे जियांग कहता है, आप फिक्र मत करिए, ये मेरा कजन है। और वो बुली करने वाला लड़का कहता है, मैं सोच ही रहा था कि आखिर ये कमीना और कौन हो सकता है। अच्छा तो ऐसी बात है, ये तुम्हारा कजन है। जबकि किम को उसकी बातें समझ नहीं आ
रही होती है। फिर वो बदमाश कहता है, बच्चे अगर तुम हमारे हाथों से मार नहीं खाना चाहते तो इस झमेले में मत पड़ना और बस यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि हमें जो चाहिए हम वो लेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। और फिर वो किम के सिर के ऊपर हाथ रखकर किम को बोलता है, क्या तुझे मेरी बात समझ में आ गई लूजर अनअवेकन। उसकी ऐसी बातें सुनकर किम स्माइल करता है और कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ एक टेस्ट करके देखूं। किम को ऐसा कहता देख आखिर वो लड़का हैरानी में सोचते हुए कहता है, व्हाट, आखिर तुम्हारा मतलब क्या। और अगले ही सेकंड में किम उसको फेस से पकड़कर नीचे जमीन में पटक के मारता है, जिससे उस बंदे की हालत खराब हो जाती है और वो खांसने लगता है। किम को ऐसा करते देख उसका कजन और बाकी के दोनों लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता है और जब फिर से वो लड़का उठने लगता है तब किम फिर से उसको पीटने के लिए आगे बढ़ता है। किम को अपनी तरफ अटैक करता है देख वो लड़का घबराने लगता है और बोलता है, रुको जरा मेरी बात तो सुन लो, क्या पता हम इस मसले को एक दूसरे से बात करके सॉल्व कर लें। किम ने उसे जोश में नीचे लेटाकर पकड़ा हुआ होता है और अपनी स्किल को एक्टिवेट करने के लिए अपना हाथ उसके फेस पर लेकर आता है और साथ में किम अपनी स्किल प्रेडिक्शन को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन किम को तभी सिस्टम से मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपकी प्रेडिक्शन स्किल अभी इनसेसिबल है, आप इसे कुछ टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। किम की स्किल एक्टिवेट ना होने की वजह से वो लड़का उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है, आखिर गड़बड़ क्या है, इसने अभी तक मुझ पर अपनी पावर से अटैक क्यों नहीं किया। प्रेडिक्शन स्किल एक्टिवेट ना होने की वजह से किम घबराने लगता है और कहता है, क्या इसे भी अभी यही टाइम मिला था। किम ये सब अभी सोच ही रहा होता है तभी वो लड़का किम के फेस पर अपने पैर से अटैक करता है और कहता है, क्रेजी बास्टर्ड, तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम्हें पता भी है आखिर तुम उलझ किससे रहे हो। और किम बेचारा पीछे दूर जाकर गिरता है जिससे उसको हल्की चोटें आती है। फिर वो बुली गाय अपने दोस्तों से बोलता है, डाई, इस कमीने को यहीं पर मार डालो। पहला लड़का बाइंड अटैक करता है जो कि एक सी रैंक का अटैक होता है, उसके पास ढेर सारी चेन्स निकलती है। दूसरा बंदा पॉइजन अटैक करता है जो ये भी सेम सी रैंक का अटैक होता है। फिर लास्ट थर्ड अटैक ब्लीड्स का होता है जो ये भी बाकियों की तरह सी रैंक का होता है। तीनों अटैक्स किम की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं और किम भी उन अटैक्स को अपनी तरफ आधा दे घबरा गया होता है। वो सभी लोग जिस प्लेस पर मौजूद होते हैं तभी वहां अंदर से पावरफुल धमाका होता है। फिर उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस अटैक वाली जगह पर धुआं फैला होता है। वो पर्सन किम को बोल रहा होता है, कचरे कहीं के, तुम्हारी आखिर मेरे सामने अनअवेकन होकर अवेकन बनकर एक्टिंग करने की हिम्मत कैसे हुई। तो जैसे कचरे की सही जगह क्या है तुम्हें तो ये भी मालूम नहीं है। अभी वो आगे कुछ कहने ही लगता है कि तभी उसे कुछ फील होता है जिसे देख के वो शॉक हो गया होता है क्योंकि उसके ठीक सामने धुएं में से किम नजर आ रहा होता है और हमें किम के सिस्टम का मैसेज दिखाया जाता है जिसने वक्त रहते उसके सिस्टम ने सेंसर्ड स्किल को एक्टिवेट कर दिया था और उसकी विंडो में दिखाया जाता है कि उसके सिस्टम ने ब्लीड, बाइंड और पॉइजन इन तीनों मिस्टीरियस पावर को सक्सेसफुली कॉपी कर लिया होता है। और किम हंसता हुआ अपनी स्किल स्किन स्टोन को एक्टिवेट कर लेता है। किम उस बंदे को बोलता है, चलो अब देखते हैं कौन किसको अपनी सही जगह दिखाएगा। और वो पर्सन किम को ऐसा देख घबराते हुए कहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, मुझे नहीं पता यहाँ ये सब क्या हो रहा है। किम उसको आगे कुछ बोलने देता तभी किम बड़ी स्पीड से उसके पास आता है और उसके फेस को पकड़कर सीधा उसको जमीन के अंदर धंसा देता है। मार खाता हुआ वो पर्सन किम के बारे में बोलता है, मुझे नहीं पता ये अनअवेकन ऐसे कैसे कर सकता है, लेकिन मैं इसके लिए इतना श्योर हूँ कि ये सच में बहुत स्ट्रांग है। और इधर किम ने उस बेचारे को मार मार के उसका भुर्ता बना दिया होता है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ किम कहता है, अभी के लिए मेरे ख्याल से तुम लोगों के लिए इतना बहुत होगा, क्योंकि किम से मार खाने के बाद वो तीनों वहीं जमीन पर लेटे होते हैं। और किम बोलता है, मुझे लगता है कि मैंने दो चीजें सीख ली है। पहली मेरी स्टेटस विंडो जो कि सिर्फ मेरे अवेकन होने पर खुलती है, जो कि मुझे मेरी सारी डिटेल्स दिखाती है, लेकिन ये मेरे सिवा और किसी को कुछ नहीं दिखाती। और दूसरा मुझे लगता है कि मेरी प्रेडिक्शन स्किल एक्टिवेट होने के लिए मेरी माना पावर कंज्यूम करती है। अभी मुझ में माना पावर की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये स्किल एक्टिवेट नहीं हुई, पता नहीं क्यों। वेल, मैं धीरे धीरे इन सब के बारे में आराम से सोच सकता हूँ कि जो मैं अपनी स्किल्स के बारे में सोचता हूँ वो सही भी है या नहीं, लेकिन अभी के लिए उससे भी जरूरी ये बात है कि ये इडियट मेरे सामने इस तरह से नीचे सिर झुकाकर क्या कर रहा है। फिर तभी होंग जियांग घबराकर किम से कहता है, मेरे भाई किम, मैं तुम्हारी इतनी जबरदस्त इंप्रेसिव साइड देखकर बहुत खुश हूँ। मैं यानी कि तुम्हारा कजन होंग जियांग अपनी पहले की हुई सभी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज क्या तुम मुझे एक बार माफ कर सकते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जूते चाट सकता हूँ या इसके अलावा कुत्ते की तरह भौंक सकता हूँ, ठीक जैसा तुम चाहोगे। बिल्कुल मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। ज्यों की ऐसी बातें सुनकर किम सोचता है, मैं इससे पहले से ही जानता हूँ कि ये बहुत बड़ा कमीना बंदा है और एक लोमड़ी की तरह चालाक है, लेकिन ये इस हद तक गिर सकता है ये मुझे मालूम नहीं था। सच में ये कितना बुरा है। खैर छोड़ो, अभी के लिए ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अलावा एक और काफी बड़ा इंसिडेंट होने वाला है। फिर किम ये सोचने के बाद उसे माफी देने के लिए मान जाता है, जिसमें जियोंग आंसर देता है, क्या सच में? और उसका फेस भी एक फॉक्स जैसा दिखाई देता है
और किम आराम से वहाँ खड़ा होकर जियोंग के बोलता है हमें एक जरूरी काम निपटाना है जिसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फिर अगला सीन हमें किसी एरिया का दिखाया जाता है जो कि दिखने में फैक्ट्री जैसा दिखाई दे रहा होता है, जिस पर साइन बोर्ड लगा होता है और उस पर लिखा होता है यहाँ किसी को अंदर आना मना है, यहाँ सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सनल ऑफिसर ही आ जा सकते हैं। फिर हमें उस एरिया के अंदर 3 लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से 2 लड़कियां और एक लड़का होता है और वो लड़का उनका लीडर होता है। दरअसल वो जिस जगह पर खड़े होते हैं वहां पर एक डंजन ब्रेक होने वाली होती है, जिसके बारे में बताया जाता है कि जब इस डंजन का गेट ब्रेक होता है तब बहुत सारे मॉन्स्टर और डीमन अपनी एबिज में से इस गेट की हेल्प से हमारे सामने बाहर आकर खड़े होंगे। अगर इन पर फौरन ध्यान नहीं दिया गया तो हम सभी इस आने वाले बड़े डिजास्टर में फंस जाएंगे। फिर वो ऑफिसर बोलता है अब से 10 साल पहले यहाँ पर एक डंजन ब्रेक हुई थी, लेकिन आज अचानक से यहाँ पर एक और डंजन ब्रेक होने वाली है। तभी पास खड़ी दूसरी लड़की बोलती है सर अगर इस हिसाब से हम यहाँ पर कुछ नहीं करते तो डंजन ब्रेक होकर डिजास्टर आने का टाइम ज्यादा दूर नहीं है। फिर तीसरी लड़की कहती है तो क्या सर हमें आसपास के सभी एरियाज को खाली करवा देना चाहिए। तीसरी लड़की की बात सुनकर टीम लीडर बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास मेरी स्किल की वजह से रैंक बी का बैरियर है और अभी उस गेट की दूसरी साइड पर रैंक सी का मॉन्स्टर है। इसका मतलब कि गेट से बाहर आने वाले सबसे पावरफुल मॉन्स्टर रैंक सी के होंगे। वो वहीं पर पीछे की ओर पीठ करके बातें कर रहा होता है कि तभी वो डंजन पूरी तरह से ब्रेक हो जाती है और उसकी दोनों टीम मेंबर टीम लीडर कहकर उसे आवाज देती है। टीम लीडर को मॉन्स्टर सेंस हो जाते हैं जिससे वो पीछे की ओर घूमता है और बड़ी स्पीड से 2 से 3 मॉन्स्टर के अपनी सिंगल किक में उनके सिर उड़ा देता है। उन्हें मारता हुआ टीम लीडर कहता है हमारा रैंक बी होने की वजह से हम इसे संभालने में ज्यादा कैपेबल हैं। फिर होंग जियांग भाग रहा होता है जो भागता भागता बोलता है सर क्या वहाँ उस जगह पर कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन आपने तो कहा था कि वहाँ सिचुएशन को कंट्रोल करने वाले ऑफिसर पहले से ही मौजूद है, फिर तो ये अच्छी बात होनी चाहिए ना सर। किम कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि इस गेट के ब्रेक होने से इसका माना एस्टिमेट लेवल भी उसी तरह का है। इससे पता चलता है कि ये एक सी रैंक की डंजन है। दूसरी ओर इन्हें कंट्रोल करने के लिए ऑफिसर बी रैंक के हैं, इसीलिए रैंक सी के मॉन्स्टर से लड़ने में इन्हें ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन एक्चुअल में अगर ये रैंक सी की डंजन होगी तब ना, क्योंकि इस डंजन का रैंक सी से ज्यादा हो सकता है। ये बात सुनकर जियांग तो पूरा डर गया होता है। फिर डंजन वाली जगह दिखाई जाती है जहाँ पर उस टीम लीडर ने सभी मॉन्स्टर को मारकर वहाँ लाशों का ढेर लगा दिया होता है और वो ऑफिसर वहाँ उन मॉन्स्टर को चेक करते हुए कहता है ये कितनी अजीब बात है कि उन लो लेवल वाले मॉन्स्टर ने मेरा बी रैंक का बैरियर तोड़ दिया है। तब अचानक से वो शौक होते हुए सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या इस डंजन में मॉन्स्टर का माना मेरी रैंक से भी ऊपर का है। और इसी के साथ वहाँ उस डंजन में से और भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर बाहर आने को तैयार हो जाते हैं। उन्हीं मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर आगे आता है और उस बैरियर को अपने मुंह से तोड़ने लगता है, जिसे देखकर टीम लीडर और उसके मेंबर्स भी काफी डर गए होते हैं। और अगले ही सेकंड में वो मॉन्स्टर उस बैरियर को अपने मुंह से पूरा तोड़ देता है और उस मॉन्स्टर को अपने सामने खड़ा देख टीम लीडर की आंखें फट जाती है और वो कहता है व्हाट, आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर हमें उस मॉन्स्टर को भी दिखाया जाता है जिसने इस बैरियर को तोड़ा होता है। वो नॉर्मल मॉन्स्टर के मुकाबले दिखने में काफी बड़ा और स्ट्रॉन्ग होता है। फिर उसकी डिटेल बताई जाती है कि ये एक ए रैंक वाला जाइंट ऑर्ग है। उसे देखकर ऑफिसर कहता है ये मॉन्स्टर सी रैंक का नहीं है बल्कि ये एक ए रैंक का हो सकता है। इससे पहले वो कुछ आगे बोलता उस मॉन्स्टर का अटैक बड़ी स्पीड से उसके पास आ गया होता है और वहां अटैक की वजह से काफी बड़ा धमाका हो गया होता है। फिर अगले सीन में जियोंग किम से पूछता है चलो मान लिया कि तुम जो बता रहे हो वो सब सही है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इसके बारे में पहले से सब कुछ कैसे जानते हो। और किम आंसर देता है क्योंकि मैं पहले से इससे गुजर चुका हूँ। लेकिन जियोंग को इस बात का पता नहीं होता कि ये किम की सेकंड लाइफ है। फिर जियोंग बोलता है कि तुम्हें ये सब तुम्हारी सेंसेस के वजह से पता चल रहा है और किम भी मुंह बनाते हुए कहता है हाँ ये बिल्कुल ऐसा ही है। जियोंग किम को बोलता है तुम ये सब झूठ बोल रहे हो, तुम ये सब मुझे डराने के लिए ऐसा बोल रहे हो। किम और जियांग वहां उस डंजन ब्रेक होने वाली जगह पर आ जाते हैं। वहां का सीन देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां पर सभी ऑर्ग मॉन्स्टर इंसानों के पीछे उन्हें मारने के लिए भाग रहे होते हैं और सभी लोग मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। किम जियोंग से कहता है तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हें क्या करने को कहा था, चलो अब काम करने का टाइम आ गया है। जियोंग किम को बोलता है वो सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारा क्या, तुम आखिर करना क्या चाहते हो। किम कहता है तुम मेरी टेंशन मत लो। किम को कॉन्फिडेंस में देख जे कहता है ठीक है मैं उन कमीनों से छुटकारा पा लूंगा और ठीक तुम्हारे पीछे रहूंगा। फिर किम भी अपनी बॉडी पर स्टोन स्किल को एक्टिवेट करके मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। फिर अगला सीन एक बड़ी बिल्डिंग का दिखाया जाता है जो कि शायद से हेडक्वार्टर होता है और वहाँ कोई पर्सन किसी से बात कर रहा होता है। वो उसे बोलता है जैसा कि तुमने कहा था ये सिचुएशन तेजी से बढ़ती जा रही है। जिस गेट ब्रेक को सी रैंक माना जा रहा था वो ए रैंक निकला। हमारे बाकी के अवेकनर्स भी दूसरी डंजन में गए हुए हैं। अब इस प्रॉब्लम का
पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। अब इसे सिर्फ एक ए रैंक वाला अवेकनर ही सोल्व कर सकता है। जिससे वो बात कर रहा होता है वो उसे बोलता है अब सिर्फ तुम ही हमारी एक लास्ट उम्मीद हो, प्लीज आपको हमारी हेल्प करनी होगी। फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम ब्लेड ऑफ ल्यूनेसी आहान ह्यूनसू होता है, जिसे हम शॉर्ट में सू कहेंगे। वो एक ए रैंक का अवेकनर होता है। वो आगे बोलता है वहां पर सभी लोग फंसे हुए हैं, मैं सभी का हीरो आहान ह्यूनसू आपको बचाने के लिए आ रहा हूँ। फिर उसकी स्किल बताई जाती है जो कि एक 8th ग्रेड की सिंड्रोम होती है। शायद इसी वजह से उसकी आंखों में लगातार आंसू निकल रहे होते हैं और साथ में उसका नाक भी। शुरुआत में हमें मॉन्स्टर मार खाते हुए नजर आते हैं जिन्हें कुत्तों जैसे धोया जा रहा होता है। इन सभी की धुलाई करने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना किम होता है जो एक और मॉन्स्टर को पंच से मार रहा होता है। मार खाने के बाद किम उस मॉन्स्टर को जमीन पर पटक के मारता है। फिर किम अपने हाथ में पावर अनलिश करके प्रेडिशन स्किल को एक्टिवेट कर देता है। प्रेडिशन के एक्टिवेट होने के साथ वहां पावरफुल एनर्जी निकलती है जिस वजह से वहां पर सभी मॉन्स्टर उसकी पावर की रेंज में आ जाते हैं और एक एक करके वो सभी मारे जाते हैं। प्रेडिशन स्किल का इस्तेमाल करते टाइम किम कहता है जैसे कि मुझे उम्मीद थी ठीक वैसा हुआ। स्किल का एक्टिवेट होना हमारी थकान पर निर्भर करता है। अभी मैं पिछली फाइट की वजह से 52% थका हुआ हूँ। अगर मैं 70% तक थका होता तो ये स्किल एक्टिवेट नहीं होती। किम कहता है प्रेडिशन स्किल एक्टिवेट करने के लिए साथ ही साथ माना पावर भी लगती है और मोस्टली ज्यादातर स्किल ऐसी होती है जो माना पावर कंज्यूम करती है। लेकिन मुझे इस बात का भी पता है अगर मैं इन डेड बॉडीज में से सारा माना पावर कंज्यूम करता हूँ तो मैं अपने खुद के माना पावर का इस्तेमाल किए बिना इजिली इसे ज्यादा इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर किम अपनी पावर से उन डेड बॉडीज में से सारा माना पावर कंज्यूम करने लगता है। सभी लाशों से माना पावर लेने के बाद किम को विंडोज सिस्टम से नोटिफिकेशन आती है कि आपने सक्सेसफुली अपनी प्रेडिशन स्किल का यूज कर लिया है और आपकी सारी माना पावर फिर से रिकवर कर दी गई है। और किम हंसते हुए कहता है दैट्स ग्रेट, ये तो काफी अच्छा है। सिस्टम बताता है कि अब किम का रैंक ई से हटाकर डी कर दिया है और आपकी दोनों स्किल प्रेडिशन और स्किन स्टोन का रैंक भी डी कर दिया है। ये मैसेज देखने पर किम वहां इवल स्माइल दे रहा होता है। वो सोच रहा होता है अगर मैं जितना ज्यादा प्रेडिशन स्किल का इस्तेमाल करूंगा उतनी जल्दी मैं आगे ग्रो कर पाऊंगा। अगर मेरी इसी तरह से ग्रोथ होती रही तो मैं पक्का एस रैंक या डबल एस रैंक अचीव कर सकता हूँ, या शायद नहीं मैं इससे भी ज्यादा ट्रिपल एस रैंक का लेवल भी अचीव कर सकता हूँ। फिर किम कहता है बेसिकली मुझे लगता है अब यहाँ काम खत्म हो गया है तो क्या मुझे होंग जियोंग के पास वापस जाना चाहिए। तभी किम को पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो पीछे की ओर देखता है कि कोई पर्सन उस जॉइंट ऑर्क के ऊपर चढ़कर उसे मारने की तैयारी में होता है। वो चिल्लाकर बोल रहा होता है तुम गंदे मॉन्स्टर कहीं के, मुझे तेरे हाथों से मारे गए सभी लोगों की सोल्स का बदला लेना है। वो अटैक करता हुआ चिल्लाकर बोलता है मैं सबको जस्टिस दिलाने वाला वॉरियर आहान ह्यूनसू, तुम सारे मॉन्स्टर को मारकर लोगों को जस्टिस दिलाऊंगा। और किम भी उसी की तरफ देख के सोच रहा होता है आखिर ये बेवकूफ कौन है और ये इस तरह की अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। इतने में वो जाइंट ऑर्क फिर से खड़ा हो जाता है और सू को रिप्लाई में एक जोरदार पंच मारने लगता है। सू उस ऑर्क को अपनी तरफ अटैक करता देख फौरन सिंड्रोम स्किल एक्टिवेट करता है और इस एनर्जी से बनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। सू का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वहां उस जगह पर बड़ा धमाका होता है। सू की पावर देख के किम काफी शॉक हो गया होता है। वो बोलता है इस अकेले ने ही एक ए रैंक वाले मॉन्स्टर को हरा दिया है। यह पक्का एक ए रैंक वाला अवेकनर होगा जिसने अकेले अपने दम पर मेरे पीछे हटने से पहले गेट ब्रेक की प्रॉब्लम को भी सुलझा दी है। और धमाके के ठीक धुआं हटने के बाद सू को दिखाया जाता है कि वो बड़े स्टाइल से उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी तलवार रख के बैठा होता है। किम सोचता है ये तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जैसे कि मैंने दूसरों से सुना था। फिर सू मस्त अंदाज में स्टाइल मारते हुए कहता है बेवकूफ मॉन्स्टर, वो मेरी जस्टिस वॉर्ड के हाथों से मारा गया। सू को ऐसे अंदाज में देख किम फिर सोचने लगता है कि सच में इडियट भी उतना बड़ा है जितना मैंने सुना था। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि आहान ह्यूनसू यहाँ पर कर क्या रहा है। और हम देखते हैं कि सू ने अपने दोनों हाथ जोड़े होते हैं और वो साइलेंटली मारे गए लोगों के लिए प्रे कर रहा होता है। वो कहता है मुझे आशा है कि आप सभी शांति से होंगे। फिर अचानक से किम को कुछ सेंस होता है कि अचानक से उसकी स्किल सेंसर्ड एक्टिवेट हो गई है। फिर तभी एक ज़ॉम्बी उठकर आहान ह्यूनसू की बॉडी से तलवार आर पार निकाल देता है। सू भी मुंह से खून खांसते हुए कहता है व्हाट, आखिर ये कैसे हो गया और मुझे इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं चल पाया। और वो ज़ॉम्बी सू को जख्मी करने के साथ काफी इविल स्माइल दे रहा होता है और वो बोलता है फाइनली आहान ह्यूनसू, मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। फिर हमें सिटी के उस हिस्से को दिखाया जाता है जहाँ पर गेट ब्रेक हुआ था और वहाँ पर तबाही की वजह से काफी नुकसान हुआ होता है। फिर सीन में हाई स्कूल की क्लिनिक वाली हीलिंग टीचर को दिखाया जाता है जिसके पास जेओंग खड़ा होता है और वो टीचर वहां पर बेहोश लेटी होती है। जेओंग उसकी तरफ देखकर बोलता है क्या सच में ये ठीक भी है या फिर नहीं। जेओंग किम की कही सभी बातों को सोचकर डरने लगता है क्योंकि किम ने उसे कहा था कि आज की रात बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और उन्हीं लोगों में से एक हमारी हाई स्कूल की टीचर भी है जिनका नाम चोई नियोंग है, क्योंकि वो टीचर जगह छोड़ने की बजाय राह चलते उन सभी जख्मी लोगों की मदद करेंगी जिन्हें हीलिंग की जरूरत होगी और इसी के बीच शायद वो मारी भी जा सके। किम जेओंग को आगे बोलता है तुम अपनी स्लीपिंग स्किल से लोगों को
चला सकते हो ना, तो तुम्हें चोई नियोंग मैम को सुलाकर उन्हें किसी सेफ जगह पर लेकर जाना होगा और बाकी का काम मैं खुद संभाल लूंगा। और जियोंग वहीं खड़ा खड़ा सोच रहा होता है आखिर किम को इन सभी के बारे में पहले से कैसे पता है। तभी ये सोचते सोचते जियोंग को एक झटका लगता है और वो कहता है अच्छा तो अब मैं समझा, उसने जरूर कोई फ्यूचर देखने वाली स्किल को अवेकन किया होगा। ये फ्यूचर देखने की स्किल यार सच में कितनी औसम है, क्या वो सच में कोई क्रेजी पर्सन है। और फिर बार हमें मुंह दिखाया जाता है और जियोंग कहता है खैर छोड़ो, मुझे यकीन है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। फिर हमें किम को दिखाया जाता है जो बोलता है डैमेज, लगता है अब कुछ गड़बड़ होगी। और किम दोनों को एक दूसरे के सामने खड़ा देख कहता है अब इन दोनों में फाइट होने वाली है। और सीन में भी वो दोनों उस और मॉन्स्टर के ऊपर खड़े होते हैं और एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। सू अटैक की वजह से काफी जख्मी हो गया होता है। वो ज़ॉम्बी से पूछता है आखिर अब तुम कौन हो, अपने बारे में बताओ। फिर वो ज़ॉम्बी जैसा बंदा जवाब देता है ये तो काफी हैरान कर देने वाली बात है कि तुम्हारे वाइटल पॉइंट पर अटैक करने के बावजूद भी तुम जिंदा हो, इसीलिए तो ए रैंक वालों को सबसे अलग कहा जाता है। अगर ऐसी बात है तब तो शिकार करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। और वो क्रीपी स्माइल करना शुरू कर देता है और इसकी आइडेंटिटी में बताया जाता है कि ये एक बी रैंक वाला विलन हांग सोंगडू है जिसकी स्किल स्टेल्थ बी रैंक की होती है। वो आगे बोलता है मैं और मुझ जैसे कई और ऐसे मॉन्स्टर हैं जो लोगों को मारते हैं, तभी हमें विलन कहा जाता है। और सभी विलन्स में से मैं अकेला हूँ जो गेट ब्रेक होने के बाद तुम्हारी इस दुनिया में सिर्फ लोगों को मार कर मजे लेने के लिए आया हूँ। और किम इधर मन में सोच रहा होता है मुझे यकीन है मेरे वापिस लौटने से पहले हम दोनों कभी नहीं मिले थे, क्या मेरे वापिस आ जाने से फ्यूचर भी बदल गया है। फिर तभी सू गुस्सा होते हुए कहता है तुम कमीने कहीं के, अगर तुम एक विलन हो तो मैं खुद अपने हाथों से आज तुम्हें सजा दूंगा और यहीं पर मार डालूंगा। और इसी के साथ वो स्किल एक्टिवेट करके उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सू को कुछ फील होता है जैसे कि कोई अर्थक्वेक आया हो। जहां पर वो दोनों फाइट के लिए खड़े होते हैं वो सारी जगह हिलने लगती है। फिर बाद में पता चलता है कि जिस मॉन्स्टर के ऊपर वो खड़े होते हैं वो मॉन्स्टर भी अब जाग रहा होता है। जागने के बाद वो और मॉन्स्टर जोरदार दहाड़ मारता है। उसके खड़े होने से वो पीछे की ओर गिरने लगते हैं और सू उसे देख के कहता है ये ऑर्ग मॉन्स्टर फिर से जाग गया। सचमुच में इसकी रीजनरेशन की एबिलिटी कितनी मस्त है, जैसे कि एक ए रैंक वाले मॉन्स्टर से उम्मीद की जाती है। ठीक वैसे वो ऑर्ग मॉन्स्टर अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाकर अपने हाथ में पावर रिलीज करने लगता है। जैसे उसका पंच रेडी होता है वो उन दोनों के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है और उस अटैक की वजह से वहाँ शॉक वेव निकलती है, लेकिन सू और विलन उसके अटैक को डोज कर लेते हैं। वो ज़ॉम्बी विलन वहाँ साइड पर खड़ा होता है और कहता है कि यहाँ इस मॉन्स्टर से हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, खैर छोड़ो मुझे इससे क्या, मैं हान हुनसू को उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अकेला छोड़ देता हूँ। फिर वो ज़ॉम्बी विलन पीछे की ओर एकदम डेविल स्माइल देते हुए बोलता है जरा एक मिनट रुको, क्या ये सब चीजें देखने के लिए हमारे पास एक बलि का बकरा भी है। वो किम पर फौरन अपने ब्लेड से अटैक कर देता है और चिल्लाकर बोलता है चलो बच्चे अब तुम्हें यहाँ मरना होगा। उसका ब्लेड किम की गर्दन तक पहुंचने से पहले किम अपनी स्किल स्किन स्टोन को एक्टिवेट कर लेता है जिससे उसका अटैक वहीं पर फेल हो जाता है। और किम उसको चिढ़ाते हुए कहता है बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो। और किम उसको बदले में एक किक मारता है जिससे वो ज़ॉम्बी विलन पीछे उड़ता हुआ जाता है। पीछे जाकर खुद को संभालने के बाद विलन किम को बोलता है कमीने कहीं के, क्या तुम भी एक अवेकनर हो। फिर किम उसको बोलता है बी रैंक वाले ज़ॉम्बी कहीं के, क्या वो तुम ही हो ना जो सबको छिप छिप कर मारते हो। और किम उसको पीटने के लिए पूरा रेडी हो जाता है, चलो आ जाओ फिर देखते हैं तुम में कितना दम है, क्या तुम मुझे इस फाइट में हरा पाओगे। ये सुनने के बाद ज़ॉम्बी विलन पूरा गुस्से में आ जाता है और वो अपने ब्लेड से किम पर अटैक करता है जिससे किम उसको अपने पंच से रोक लेता है। फिर वो ज़ॉम्बी विलन बड़ी स्पीड से पीछे से घूमकर किम पर पीछे से अटैक करता है, लेकिन अपना किम भी किसी से कुछ कम नहीं होता। वो भी फौरन पीछे घूमकर उसके हमले को ब्लॉक कर लेता है। फिर दोनों एक दूसरे पर बड़ी स्पीड से अटैक करने लग जाते हैं। कभी ज़ॉम्बी उसको मारता है तो कभी किम ज़ॉम्बी को मारता है और ज़ॉम्बी विलन भी हंसता हुआ किम को मारने के लिए उसके पीछे पागलों की तरह अटैक करता जाता है। फिर ज़ॉम्बी एक लॉन्ग डिस्टेंस लेता है और वो किम को कहता है तुम खुद में काफी कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारी यही हैबिट तुम्हें सबसे अलग बनाती है। कौन जानता था कि मेरे ब्लेड्स भी तुम्हारे सामने बेकार पड़ जाएंगे, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो। लेकिन तू सोच रहा होगा कि शायद तुम्हारे जीतने के चांसेस है क्योंकि मेरे अटैक्स तुम पर काम नहीं कर रहे हैं। बस तुम देखते जाओ बच्चे, तुम्हें इस बात का पता होना चाहिए कि दुनिया आपकी प्लानिंग के जैसे नहीं चल रही है। ये कहने के साथ वो ज़ॉम्बी विलन अपनी स्किल स्टेल्थ का इस्तेमाल करके वहां से गायब हो जाता है और किम भी उस पर अपनी निगाह टिकाए बोलता है आखिरकार उसने खुद को छिपा ही लिया। लेकिन उसे पता होना चाहिए कि इससे उसकी कई बातें सच नहीं होने वाली, उसके अटैक्स अभी भी मेरे लिए बेकार हैं। और किम पीछे की तरफ घूमकर पंच से अटैक कर देता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी विलन वहां नहीं होता बल्कि वो किम के ठीक उल्ट पीछे आ जाता है और अटैक करने के साथ वो बोल रहा होता है क्या तुम्हें अभी भी यही लगता है कि मेरे अटैक अभी भी तुम्हारे लिए बेकार हैं। और वो किम पर ब्लेड से अटैक कर देता है और इस बार तो किम को भी उसका अटैक ब्लॉक करने में परेशानी आती है जिससे उसके बाजू पर भी कट लग जाता है। और किम उसके अटैक को देखकर हैरान हो जाता है और वो बोलने लगता है इसके अटैक से ब्लड निकलना शुरू हो गया है क्योंकि इसने इस बार पहले से ज्यादा डेंजर अटैक किया है। ज़ॉम्बी विलन आगे
आगे बोलता है, क्या तुम ये जानते हो मैंने तुम्हारे जैसे कितने लड़कों का शिकार किया है। तुम्हारे जैसे और लोगों ने भी अपनी स्किल को इनविंसिबल समझने की गलती की हुई है। तुम्हारी एक बार वीकनेस एक्सपोज होने से तुम डर कर भागने के लिए तैयार हो जाते हो और वो किम पर चारों ओर से बड़ी स्पीड से घूम घूम कर अटैक करने लगता है। किम को ब्लेड्स के अटैक करने में काफी दिक्कत आ रही होती है क्योंकि वो किम को अटैक करने का मौका भी नहीं दे रहा होता है। और ज़ॉम्बी विलन फिर से बोलता है, बेहतर होगा कि तुम मरने से पहले मेरी इन बातों को समझ लो क्योंकि मुझे तुम्हारे अब वीक पॉइंट का पता चल गया है। फिर वो ज़ॉम्बी विलन बड़ी तेजी से किम पर स्लैश लगाते हुए आगे बढ़ जाता है। किम बेचारा भी उसके अटैक से काफी जख्मी हो गया होता है जिससे उसकी पूरी बॉडी से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। किम सोचते हुए कहता है, कौन जानता था कि इस स्टोन स्किन में भी कोई ऐसी वीकनेस होगी। स्टोन स्किल भी हमलों को पूरी तरह से नहीं रोक पा रही है। एक बर्दाश्त ना किए जाना वाला अटैक और इसकी पूरी स्किन टूट सकती है। अगर वो ज़ॉम्बी मेरी उसी टूटी हुई स्किन पर दोबारा अटैक करता है तो चांसेस है कि मैं और ज्यादा इसके हमलों से इंजर्ड हो सकता हूँ। वो शुरू से ही इसी मौके के तलाश में था जो कि उसने इस मौके को गवाया नहीं हो और इसका पूरा फायदा उठाया। लेकिन मुझे अब यकीन हो गया है कि बी रैंक वाले ओपोनेंट के खिलाफ भी आमने सामने की लड़ाई में मेरे लिए जीतना अभी भी आसान है। वो ज़ॉम्बी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, आखिर तुम अब क्या ना कह चाहते हो। और वो किम की तरफ फिर से अटैक कर देता है। किम उसको अपनी तरफ आता देख कहता है, ज़ॉम्बी विलन क्या तुम जानते हो कि मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता था। और ज़ॉम्बी तो इधर अपनी ही हंसी में कहता है, आखिर तुम किस बारे में चिल्ला रहे हो। लेकिन अब ज़ॉम्बी विलन सामने देखता है तो उसे एक झटका लगता है क्योंकि सामने किम ने अपनी स्किल प्रेडिक्शन को एक्टिवेट कर लिया होता है। और वो ज़ॉम्बी विलन को बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हारी इस स्किल को लेना चाहता था। ज़ॉम्बी विलन किम की ऐसी टेरिफिक पावर को देख कहता है, आखिर ये किस तरह की माना पावर है। क्या इस कमीने ने अभी तक मुझसे अपनी रियल पावर छिपा रखी थी। लेकिन ज़ॉम्बी विलन अभी भी नहीं रुकता। वो किम से बोलता है, मुझे नहीं पता तुम कौन सी स्किल का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अगर तुम मुझे देख ही नहीं सकते तो तुम मुझ पर अटैक कैसे करोगे। ज़ॉम्बी की बात सुनने के बाद किम बोलता है, क्या तुमने अभी ये खुद नहीं कहा था कि हर स्किल में कोई ना कोई एक कमी होती है। कई बार मॉन्स्टर को रिवाइव करने के बाद मुझे इसका एहसास हुआ, लेकिन लास्ट में प्रेडिक्शन ने सभी को निकल लिया। तुम जितना मर्जी छिप लो, तुम जितना मर्जी भाग लो, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन स्किल तुम तक पहुंचेगी और तुम्हें कब खत्म करके चले जाएगी तुम्हें ये कुछ भी पता नहीं चलेगा। और लास्ट में हमें उस ज़ॉम्बी की एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है जिससे उसका काम तमाम वहीं पर हो जाता है। ज़ॉम्बी का खेल खत्म होने पर हमें पूरी सिटी का व्यू दिखाया जाता है और उन्हीं टूटी हुई बिल्डिंग्स के बीच में सू लेटा हुआ नजर आता है। डैम इट, अगर उस ज़ॉम्बी को मैं नहीं मिलता तो मैं इनविंसिबल जस्टिस हीरो अहान ह्यून-सू अब तक ऐसे मरने के लिए यहाँ नहीं होता। इसी के साथ वो और मॉन्स्टर अभी तक मरा नहीं होता और वो गुस्से से सू की तरफ आ रहा होता है। सू को वहीं लेटा देख वो और मॉन्स्टर उस पर पंच से अटैक करता है जिससे उसका पंच ठीक वहीं पर जाकर लगता है। और इस पंच में ऑर्ग ने काफी पावर का इस्तेमाल किया होता है। जब वो ऑर्ग मॉन्स्टर अटैक करने के बाद वहां नीचे देखता है तो उसे वहां से सू नहीं मिलता, लेकिन उसके अटैक से वहां बड़ा सारा गड्ढा बन गया होता है। फिर उस ऑर्ग को कोई बोलता है, आखिर ये क्या बकवास है, तुम्हारे पंच से यहाँ पूरा ग्राउंड शटर हो चुका है। और हमें दिखाया जाता है ये बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना किम ही होता है जिसने उस ज़ॉम्बी की स्किल स्टेल्थ को कॉपी कर लिया होता है और उसी ने ही स्किल का इस्तेमाल करके सू की जान बचाई होती है। किम अपनी स्किल प्रेडिक्शन को एक्टिवेट करके बोलता है, आखिरकार ये अब पहले से भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो चुका है। बाद में खुशहाल सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फिलहाल के लिए अभी कोई मॉन्स्टर नहीं है। फिर सीन किम के अंकल और आंटी की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर वो दोनों काफी खुश और हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि उन दोनों के सामने उनके बेटे सही सलामत खड़े होते हैं। और जैंग बोलता है, मॉम डैड देखो हम घर आ गए हैं। और किम भी पीछे से बोलता है, अंकल सब कुछ ठीक तो है ना, आप घबराए हुए क्यों दिख रहे हो। जैंग के मॉम डैड तो खुशी से रोने लगते हैं और रोते हुए उनसे कहते हैं, माय गॉड हम दोनों तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे कि तुम्हें कहीं मॉन्स्टर ने तो नहीं पकड़ लिया और घर में सब कुछ बिखरा हुआ है, मानो कि यहाँ पर आकर किसी ने सब कुछ तहस महस किया हो। और जैंग उनकी बात का आंसर करता है, अरे मॉम डैड ऐसी कोई बात नहीं है, आप चाहो तो किम से पूछे क्योंकि मैंने सही कहा ना, तुम इन्हें कुछ बताते क्यों नहीं हो। फिर हमें किसी पर्सन का सीन दिखाया जाता है जो कि मोबाइल में डंजन ब्रेक की न्यूज सुन रहा होता है जिसमें रिपोर्टर बता रहा होता है फिलहाल के लिए हमारी गाइडलाइंस के मुताबिक गेट ब्रेक की वार्निंग को पूरी तरह से हटा दी गई है। फिर रिपोर्टर आगे रिपोर्ट देता है, डंजन ब्रेक के बाद गवर्नमेंट ने वहाँ के स्कूलों के लिए कुछ वीक्स के लिए छुट्टी का ऐलान किया है ताकि किसी भी बच्चे को कोई खतरा ना हो। और जैसे जैसे धीरे धीरे जिंदा बचे लोगों की न्यूज आ रही है, जनता राहत की सांस ले रही है और उनमें से पेशेंट बात कर रहे होते हैं कि ये सी रैंक नहीं बल्कि एक ए रैंक की डंजन थी। फिर हमें सू को दिखाया जाता है जो कि बार बार इंटरव्यू देने की वजह से परेशान हो गया होता है। वो चिल्लाकर कहता है, तुम सिटीजन मेरी बात को समझो, आपका असली हीरो मैं नहीं बल्कि कोई और है जिसने आप सभी की जान बचाई है। और आगे न्यूज में बताते हैं, हालांकि हमें उस मरे हुए बड़े मॉन्स्टर का कोई सुराग नहीं मिला और ना ही उस ज़ॉम्बी विलन का और ना ही उनकी हमें किसी जगह का पता है। इस न्यूज वीडियो को कोई और नहीं बल्कि किम खुद देख रहा होता है और कहता है, चलो ये बात अच्छी है कि इस सारी न्यूज में मेरा कोई जिक्र नहीं है, तो फिर ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं। किम वहाँ किसी पुराने टनल के पास मौजूद होता है। वो बोलता है, क्या अब मुझे इसके अगले स्टेप्स के लिए आगे बढ़ना होगा। किम के आगे जाने से पहले उसकी स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जिसमें अब पहले से काफी अच्छा इंप्रूवमेंट
मूवमेंट आ गया होता है। फिर किम कहता है अब मेरे पास 3 स्किल हो चुकी है, जिनमें से एक नए वाली स्टेल्थ स्किल भी ऐड हो चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मेरा इन तीनों का इस्तेमाल करने का काम बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि लापरवाही से स्किल का इस्तेमाल कुछ ही समय में मेरे माना पावर को खत्म कर सकता है और इस तरह से मेरी थकान का लेवल और बढ़ेगा, जिससे यह मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन मेरे पास इसका भी एक सोल्यूशन है जिसे शायद से मैं कर सकता हूँ। इसका सोल्यूशन किम हमें पोशन बता रहा होता है कि जो हमारी थकान और बाकी की और चीजों से मेरी हेल्प कर सकता है, पर पोशन काफी ज्यादा महंगे है। अगर मुझे इसे खरीदना है तो पैसे कमाने के लिए मुझे और मॉन्स्टर को हंट करना होगा, पर मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए मेरे पास लीगल परमिशन होनी चाहिए। दरअसल बिना लीगल परमिशन के शिकार करना गलत माना जाता है, तो इससे मेरे पास वन एंड ओनली एक ही ऑप्शन बचता है, मुझे ऐसे डंजन में जाना होगा जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम ना हो। और किम वहां पर 3 बड़ी मकड़ियों के सामने आ जाता है। किम को वहां देख पहली मकड़ी बोलती है कि तुझ जैसे इंसानी कचरे को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। फिर दूसरी मकड़ी बोलती है इसने हमारे खुफिया ठिकाने को कैसे खोजा। और तीसरी मकड़ी किम का मजाक बनाते हुए कहती है क्यों ना हम तीनों मिलकर इसको पैरालाइज कर देते हैं और बाद में इसकी दावत उड़ाते हैं। फिर किम कहता है कि अगर मुझे बी रैंक करना है तो ये मेरे लिए इतना इनफ नहीं होगा, क्या इसके लिए मुझे और भी ज्यादा सैकड़ों मॉन्स्टर को मारकर खाना होगा। वो तीनों मकड़ी किम पर अटैक करते हुए बोलती है तुझ जैसे छोटे इंसान को इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए, क्या तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम अभी किस सिचुएशन में हो। ये कहने के साथ साथ तीनों स्पाइडर सिस्टर अपने मुंह में अटैक तैयार करती है। अटैक तैयार करने के फौरन बाद तीनों मकड़ियां एक साथ किम पर अटैक करती है, जिसके ठीक सामने किम खड़ा होता है। अटैक करने के साथ वो स्पाइडर सिस्टर्स किम को बोलती है हम तीनों तुम्हें जिंदा खा जाएंगे। जैसे ही अटैक किम पर लगता है वो मकड़ियां बहुत खुश होती है। वो बोलती है हा 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 कीड़े कहीं के, अब तुझे कैसे महसूस हो रहा है, क्या तुम्हारे हाथ पैर हिलने डुलने में बेबस हैं, क्योंकि जो अटैक मकड़ियों ने किया होता है वो बॉडी पैरालिसिस का होता है। अटैक के बाद किम को दिखाया जाता है कि किम को उन मकड़ी को अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता और उसका सिस्टम भी बताता है कि एक अनजान एनर्जी आप तक पहुंचने में अनसक्सेसफुल है। और किम उनसे बोलता है जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि तुम्हारे पास में भी कोई खास स्किल तो जरूर होनी चाहिए। और वो मकड़ियां भी किम की प्रेडिक्शन पावर को देखकर डर गई होती हैं। फिर सीन हमें टनल के बाहर का दिखाया जाता है और उस टनल में से उनकी चीखे की आवाज सुनाई दे रही होती है, जिसका मतलब किम ने उनका भी खेल खल्लास कर दिया है। उन्हें मारने के बाद किम को सिस्टम से मैसेज मिलता है कि आपने अपनी प्रेडिक्शन को सक्सेसफुली इस्तेमाल कर लिया और आपके सिस्टम में एक न्यू स्किल को ऐड किया जा रहा है जिसका नाम पैरालाइसिस होता है। फिर हमें न्यू साउथ कोरिया प्लेयर एसोसिएशन का टावर दिखाया जाता है, जिसमें हमें एक मीटिंग रूम दिखाया जाता है और उस मीटिंग रूम में 3 गिल्ड लीडर को दिखाया जाता है, जिनमें से एक को तो हम पहले ही देख चुके हैं। पहले वाला बंदा मन में सोच रहा होता है कि अभी इस वक्त मेरे सामने साउथ कोरिया एसोसिएशन के 2 बेस्ट प्लेयर बैठे हैं, जिनमें से एक डिप्टी मैनेजर गो टाइवुक होता है। हंटर्स जो कि डंजन में जाते हैं उन्हें इस बात का लीगली परमिट मिला होता है। डंजन में जाकर हंटर्स वहां पर अपनी स्किल का यूज डंजन क्लियर करने के लिए करते हैं। और अभी फिलहाल के लिए न्यू साउथ कोरिया एसोसिएशन 5 गिल्ड की वजह से टिकी हुई है। न्यू साउथ कोरिया गिल्ड इन चारों गिल्ड में से सबसे ऊपर आती है, जिसमें से पहली गिल्ड का नाम दी फाइटर्स अनडिवाइडेड होता है और दूसरी गिल्ड का नाम दी क्राफ्टर्स एल्केमिस्ट और तीसरी गिल्ड का नाम दी मैजिस मैजिशियन और चौथी गिल्ड का नाम दी इन्फॉर्मेंट्स नाइट वॉकर होता है। गिल्ड्स प्लेयर को मैनेज करने वाली एजेंसी जिसमें ये चारों गिल्ड्स भी शामिल होती हैं वो हमारी 5th न्यू साउथ कोरिया एसोसिएशन है। और अभी जो 2 लोग ठीक मेरे सामने बैठे हैं इसमें से पहली नाइट वॉकर गिल्ड के मास्टर और एक एस रैंक प्लेयर यू अयोंग है, जो बोलती है आपसे मिले काफी वक्त हो गया है चेयरमैन। और दूसरे न्यू साउथ कोरिया एसोसिएशन गिल्ड के चेयरमैन जो एस रैंक के प्लेयर भी हैं, जिनका नाम जी जिनवी है, और वो कहता है तुम्हारा यहाँ आने के लिए थैंक्स, मुझे पता है आप अभी बिजी होंगे, वैसे क्या आपने कुछ ढूंढने की कोशिश की। तब यू अयोंग कहती है आपका मतलब मैलिगेंट गिल्ड से है। तब वो हमें मैलिगेंट गिल्ड के बारे में बताती है, एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि विलेंस के बीच में भी काफी बेरहम गुंडों के साथ बनाई गई है। गिल्ड के मेंबर सोने की अंगूठियां पहनते हैं जिन पर 3 खोपड़ियां बनी होती है। इसमें आपको मैलिगेंट गिल्ड के रिसेंटली मूवमेंट के बारे में पता चलेगा। इसमें उन हंटर्स का भी नाम है जिनको वो आगे टारगेट बना रहे हैं। वो आगे अंदाज में बोलती है लेकिन मुझे यकीन है कि आपने मुझे यहाँ सिर्फ दस्तावेज के लिए नहीं बुलाया होगा, तो ये किस बारे में है। चेयरमैन हंसते हुए कहते हैं वेल अच्छा, क्या तुम जानती हो कि ये क्या है, मैं किसी चीज पर आपका ओपिनियन चाहता था। वो हैरान होते हुए कहती है क्या मेरा ओपिनियन। चेयरमैन पूछते हैं मिस अयोंग आपने प्लेयर टेस्ट कब दिया था। और मिस अयोंग आंसर देती है ऑफ कोर्स जब मैं 19 की थी तब मैं इसके लिए क्वालिफाइंग हो चुकी थी। जवाब देने के बाद अयोंग चेयरमैन की तरफ थोड़ी हैरानी से देख रही होती है। फिर वो गिल्ड मास्टर आगे बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि कोई एक हाई स्कूल का स्टूडेंट लड़ाई में एक जॉइंट और का मुकाबला कर सकता है। फिर हमें डंजन में किम को दिखाया जाता है जिसने वहां सभी मॉन्स्टर को मारकर उनका ढेर बना दिया होता है और किम भी उन पर आराम से बैठा होता है। उसने अपना पूरा बैग माना स्टोन से भर लिया होता है। किम वहां ऊपर बैठकर किसी से बात कर रहा होता है। वो बोलता है क्या आप उन 4 गिल्ड में से
एक महान गिल्ड एल्केमिस्ट हूँ, क्योंकि मैं आपसे कुछ पोशंस बाय करना चाहता हूँ। और वो आराम से उन मॉन्स्टर में से माना स्टोन्स को निकाल रहा होता है। फिर 7 दिन बाद हाई स्कूल का दिखाया जाता है, जो कि 7 दिन बंद रहने के बाद अब खुल गया था और उसमें स्टूडेंट्स भी अब भर भर कर आने लगते हैं। फिर हमें किम को दिखाया जाता है, जो बोलता है कि मैंने इन 7 दिनों के अंदर जियोंग के साथ फिजिकल ट्रेनिंग की और इसके अलावा डंजन में जाकर मॉन्स्टर्स मारकर मैंने डंजन क्लियर की थी। मैंने इन डंजन्स में से काफी सारे माना स्टोन भी जमा किए हैं। और किम 4 बेस्ट गिल्ड में से चौथी गिल्ड एल्केमिस्ट के पास जाता है। उनके पास जाकर जब किम अपने पास से सारे माना स्टोन बेचने के लिए उनके सामने रखता है, तो एल्केमिस्ट गिल्ड के मेंबर इतने सारे माना स्टोन देकर हैरान हो जाते हैं। ये देखकर वो किम को कहते हैं, सर हम आपसे वीआईपी पर्सन की तरह बिहेव करेंगे, क्या प्लीज आप हमारी टीम एल्केमिस्ट के लिए काम करना पसंद करेंगे। फिर बताया जाता है कि ये जो माना स्टोन्स हैं, इन्हें मॉन्स्टर की कोर में से निकालने के बाद इनका इस्तेमाल मेडिसिन या कुछ और चीजें बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद हमें किम की सिस्टम विंडो दिखाई जाती है, जिसमें उसकी रैंक, स्पीड, स्टेल्थ, माना पावर, स्ट्रेंथ और भी चीजें काफी अच्छी हो गई होती हैं। और किम का अब तो रैंक भी सी हो गया होता है। किम स्कूल की विंडो के पास आराम से बैठकर कुछ सोच रहा होता है कि मुझे अभी तो काफी ज्यादा सफर तय करना है। किम वहीं बैठा अपने ख्यालों में डूबा होता है और उसे बाकी के स्टूडेंट देख रहे होते हैं। वो स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं, मैंने किम के बारे में एक अफवाह सुनी है कि आपने बे हिंगसू और उसके साथ के चेलों की अच्छी तरह से खातिरदारी की है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप अवेकन बन चुके हैं? मामला जो भी हो, लेकिन किम अब एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उसके पास खड़ी लड़की पूछती है, क्यों, आखिर इसने ऐसा क्या किया है? वो लड़का बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि इसने क्या किया है? तभी किम के पास 3 लड़के आ रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं, अच्छा अब बात यहाँ तक बढ़ गई है। और किम उन्हें बड़ी गौर से देख रहा होता है। वो लड़के किम के पास आकर उसके पास पड़ी स्कूल चेयर को उठाकर तोड़ देते हैं और वो दोनों किम को गुस्से से घूर घूर कर देखने लगते हैं। तभी उन बुली करने वाला लड़कों का लीडर टेबल पर स्टाइल से किम के सामने पैर रखता है। वो किम को बोलता है, तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसे जुंगजे चीजों को खिसकने नहीं देगा। और अभी तो बस कुछ ही टाइम हुआ है। और बताया जाता है ये एस रैंक है जिसका नाम जी जुंगजे है। फिर हमें इसकी पूरी आइडेंटिटी दिखाई जाती है कि ये टेसन ग्रुप की 3rd जनरेशन का चेबोल है। ये ग्रुप जो टेसन हाई स्कूल को स्पॉन्सर करता है और टेसन हाई के सभी बदमाशों का बॉस जी जुंगजे है। साथ ही हमें किम के प्रीवियस सीन दिखाए जाते हैं, जहां पर किम को कोई उसे अनअवेकन होने की वजह से पीट रहा होता है। जो लड़के किम को पीट रहे होते हैं वो और कोई नहीं बल्कि जी जुंगजे और उसके चेले होते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। वो किम को बोलता है, क्या वो कमीने तुम हो जिसने बे हिंगसू को ऑर्डर दिया था कि वो तुम्हें पहले अवेकन न होने की वजह से परेशान करते हैं? किम आगे उसको बोलता है, तुम जैसा कोई मेरा दोस्त ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम अपनी बकवास बंद करो और बाहर में जाओ। ये कहते हुए किम भी गुस्से से पागल हो रहा होता। तभी जी जुंगजे का एक चेला पीछे से बोलता है, यू बास्टर्ड, तुम मेरे बॉस के साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो? ये कहने के बाद भाइयों किम उसे पीटे ना पीटे, लेकिन जी जुंगजे उसको वहीं पर घुसंड जड़ देता है और कहता है, तुझे क्या लगता है तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हम आपस में बातचीत कर रहे हैं? उसे मारने के बाद जी जुंगजे आगे किम को कहता है, तो हाँ किम, मैं समझ गया, बे हिंगसू को हराने के बाद तुम पूरे जोश में हो। इसके साथ वो किम को डराने के लिए अपनी पावर रिलीज करने लगता है। उसकी पावर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि किम भी उसे देखकर शॉक हो जाता है। जी जुंगजे ने अपनी फायर पावर को एक्टिवेट किया होता है और वो किम को बोलता है, यू लूजर, क्या तुझे देखने में थोड़ा ध्यान नहीं देना चाहिए कि किसके सामने अपनी हेकड़ी दिखानी चाहिए और किसके सामने छिपानी चाहिए? किम जी जुंगजे की पावर देखकर बोलता है, क्या ये एस रैंक वाले प्लेयर की मैजिक पावर होती है? सच में ये कितनी अमेजिंग है। जी जुंगजे किम को बोलता है, बेहतर होगा कि तुम मेरी बात आराम से सुनो, जबकि मैं अभी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ। और किम मन में सोचने लगता है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम भी मेरी प्रेडिक्शन का मुकाबला कैसे करते हो। इससे पहले दोनों में फाइट होती, तभी कोई लड़की वहां पर आकर जी जुंगजे का हाथ पकड़ लेती है और वो लड़की उसे समझाने लगती है, जी जुंगजे, मेरे ख्याल से इस लड़के के लिए इतना बहुत होगा। किम के साथ साथ बाकी के लड़के भी उसे देखने लगते हैं और वो लड़की भी अपनी आइस पावर रिलीज करके किम को समझाने लगती है, किम, मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए शायद ये इतना इनफ होगा। फिर हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम लिम अयोंग है, जिसके बहुत सारे अलग अलग और भी नाम है, क्लास प्रेसिडेंट, रिच यंग लेडी, एस रैंक अवेकन्ड, दी मॉडल स्टूडेंट और भी इसके अनगिनत नाम है। किम उसे देखकर सोचने लगता है, प्रॉब्लम तो अभी ये है कि वो इस बकवास जुंगजे से कोई समझौता नहीं कर रही है, वो तो उसे बस सिंपली पीछे हटने को बोल रही है। जी जुंगजे रिप्लाई देता है, मिस, आपका क्या मतलब है हम यहाँ पर रुक जाएं? क्या कोई सोच सकता है क्या मैं यहाँ पर कुछ कर रहा हूँ? हम सिर्फ दोस्त है जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। और हाँ कहती है, क्या सिर्फ दोस्त? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फिर तुमने उसके चेहरे पर मुक्का कैसे मारा? अब इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? जुंगजे उस बेचारी का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अयोंग, तुम जरा एक बार खुद को तो देखो। और अयोंग गुस्सा होते हुए जुंगजे को बोलती है, अगर तुम इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो मुझे फोर्सफुली तुम्हें यहाँ से निकालना होगा, तुम बस चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। किम उन दोनों को आपस में लड़ते देख सोचता है, तुम दोनों को यहीं पर रुकने की जरूरत है, नहीं तो यहाँ क्लास में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। फिर जुंगजे गुस्से में लिम को देखने लगता है और लिम भी गुस्से से जुंगजे को देखने
लगती है। फिर जुंगजे कहता है चलो यार अब इसे छोड़ो, मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने के इरादे से नहीं आया हूँ, बल्कि मेरा मतलब ये है कि तुमने मुझे क्या कहने की हिम्मत की थी। और वो गुस्से से अपने हाथ में फायर अटैक को चार्ज करके लिम की ओर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपनी स्पेशल तकनीक डिंग डोंग का इस्तेमाल करता है। अयोंग भी उसके अटैक को रोकने के लिए बिल्कुल रेडी होती है और किम वहीं साइड पर आराम से बैठा डिंग डोंग तकनीक के बारे में सोचने लगता है। इतने में वहाँ स्पीकर में ब्रॉडकास्टिंग क्लब से रिगार्डिंग अनाउंसमेंट होने लगती है। उसमें बताया जाता है कि स्कूल के मेन हॉल में प्लेयर एसोसिएशन की ओर से एक लेक्चर ऑर्गेनाइजेशन करवाया जा रहा है और सभी स्टूडेंट्स को ऑर्डर है कि वो जल्द से जल्द मेन हॉल में इकट्ठा हो जाए और जिन जिन को अभी मालूम नहीं चला उनके लिए अनाउंसमेंट एक बार फिर से रिपीट की जा रही है। जुंगजे बोलता है आखिर ये प्लेयर एसोसिएशन वालों ने किस तरह का जरूरी लेक्चर देना होगा। और इधर दूसरी साइड लिम अयोंग भी फाइट के लिए पूरी रेडी हो जाती है और किम भी पीछे से देख रहा होता है और जुंगजे मुस्कुराता हुआ कहता है माय गुडनेस, तुम बस इसका इतना मतलब समझो कि तुम भाग्यशाली हो कि मेरा पाला अभी तुमसे नहीं भिड़ा। उसके जाने के बाद अयोंग पीछे मुड़कर किम से कुछ पूछने लगती है, किम क्या तुम ठीक हो और तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपना किम तो भाई वहाँ पर होता ही नहीं है। वो तो वहाँ से उठकर मेन हॉल की तरफ जाने लगता है। वो जाते हुए अयोंग से कहता है तुम अकेली वहाँ पर खड़ी क्या कर रही हो, क्या तुमने अभी हॉल में इकट्ठा होने की अनाउंसमेंट नहीं सुनी। किम को ऐसा कहते देख अयोंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो हैरानी से बस उसको देखते ही रह जाती है। वो कहती है क्या किम शुरू से ही बिल्कुल ऐसा ही था। फिर स्कूल का मेन हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर स्टूडेंट्स आ गए होते हैं। वहाँ बताया जाता है प्लेयर एसोसिएशन की ओर से आप सबके लिए एक स्पेशल लेक्चर है और ये लेक्चर किसके बारे में है ये भी आपको जल्दी पता चल जाएगा। और क्या ये लेक्चर गेट टूटने के रिगार्डिंग से है ये भी आपको जल्दी मालूम चल जाएगा। फिर वहाँ स्टेज पर कोई आता है। वो कहता है सबको मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स, मेरा नाम गो टाइवुक है और मैं प्लेयर एसोसिएशन का एक डिप्टी मैनेजर हूँ। मैं यहाँ आपके बीच सिर्फ 2 रीजन से हूँ। पहला रीजन आपसे प्लेयर एसोसिएशन के कम रिस्पॉन्स देने की वजह से माफी मांगना चाहता हूँ कि गेट ब्रेक होने की वजह से मैं आपको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर सकता। और मेरा दूसरा रीजन ये है कि आप में से उन लोगों के लिए प्लेयर ट्रायल में बदलावों के लिए जानकारी देने के लिए हमारे न्यू साउथ कोरिया प्लेयर एसोसिएशन का भविष्य किसके हाथों में है। और वो मैनेजर भी अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और जुंगजे वहाँ खड़ा होकर बस किम को बास्टर्ड कहकर गालियां दे रहा होता है। और इधर अयोंग सोचती है कि लेक्चर खत्म होने के बाद मैं किम से जरूर बात करूंगी, लेकिन अपना हीरो यहाँ तो अपना ही मस्त होता है और वहाँ खड़ा खड़ा बोर हो रहा होता है। बाद में हमें स्कूल के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स इकट्ठे खड़े होते हैं और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं क्या एक प्लेयर ट्राई आउट, लेकिन इसका हमसे क्या लेना देना है। और हाँ ये तो 19 साल की उम्र होने पर शुरू होता है, हम इस साल तो ये ट्राई आउट बिल्कुल भी नहीं देने वाले। तब प्लेयर एसोसिएशन का चीफ टाइवुक बोलता है मैं जानता हूँ इस वक्त आपके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आप सभी को इन्फॉर्म करने के लिए आया हूँ क्योंकि ये सब आपसे रिलेटेड है। क्योंकि हाल ही में गेट टूटने की घटना की वजह से मॉन्स्टर और डंजन में उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। प्लेयर एसोसिएशन ने माना है कि हमारे पास हंटर स्टाफ की काफ़ी कमी है, इसलिए हम इस ट्राई आउट की मदद से आप हाई स्कूल स्टूडेंट्स को नॉमिनेशन के लिए अलाउ करेंगे। सब स्टूडेंट्स हैरानी से सोचने लगते हैं क्या हम हाई स्कूल के स्टूडेंट, क्या सच में ये हमें सिलेक्ट करना चाहते हैं। टाइवुक आगे बोलता है इसमें सिर्फ कुछ ही स्कूल सिलेक्ट किए जाएंगे, आप सभी की सिलेक्शन भी आपके फैक्टर और एबिलिटी देखकर ही की जाएगी। इसमें आपकी असेसमेंट, एकेडमिक रिकॉर्ड और बिहेवियर भी देखा जाएगा। लेकिन एक्चुअल में किम को पता होता है कि ये सब कुछ झूठ बोल रहा है क्योंकि इसका मकसद तो कुछ और ही है। टाइवुक आगे बोलता है ये ट्राई आउट आप हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए खुले रहेंगे और इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस पहले से ही चल रहा है। और फिर टाइवुक अपनी आइज में से किसी स्किल को एक्टिवेट करता है और उस स्किल का नाम ऑब्जर्व आई होता है जो कि पूरे हॉल में एक्टिव हो गई होती है। फिर हमें इस स्किल का यूज बताया जाता है कि असल में ये क्या काम करती है। ये स्किल इनकी एबिलिटीज की टोटल पावर देख सकती है। अगर इस पर और ज्यादा फोकस किया जाए तो ये सामने वाले बंदे की स्टेटस विंडो की भी इंफॉर्मेशन देखने में हमारी हेल्प करती है। टाइवुक मन में सोचता है इनके नंबर बाकी की जगहों से काफी ज्यादा अच्छे हैं, पक्का ये आगे चलकर अच्छे प्लेयर बनेंगे। और वो आगे खुश होते हुए कहता है इन सबके बीच सबसे बड़ी चुकाने वाली बात यह है कि ये दोनों, जिनमें से पहले वाले का पावर नंबर 1924 है और दूसरी लड़की जिसका पावर नंबर 2335 है, नाइट वॉकर ने मुझे एक लिस्ट भेजी थी जिसमें कुछ गिनती के अवेकन रिकमेंडेड और कैंडिडेट्स थे, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ पर इतने सारे अवेकन भरे पड़े हैं, वो भी बिना किसी ट्रेनिंग के। लगता है मुझे वापस जाने पर सिफारिश के लिए लेटर लिखने होंगे। तभी जुंगजे अपना हाथ ऊपर खड़ा करके बोलता है मिस्टर प्लेयर मुझे आपसे कुछ कहना था। जुंगजे के ऐसा कहने से टाइवुक भी उसकी तरफ हैरानी से देखता है और सोचता है आखिर अब इसे क्या हुआ है। जुंगजे कहता है आपने कहा था कि आप हमें प्लेयर ट्राईआउट के बारे में इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन क्या यहाँ कुछ कैंडिडेट्स आपके ऐसा करने के लिए अनफिट हैं या नहीं। जुंगजे का ऐसा सवाल सुनने पर टाइवुक सोचता है क्या अनफिट कैंडिडेट्स, मेरा मतलब जो आप प्लेयर ट्राईआउट करवाने जा रहे हैं आपको वेकन लोगों में से उन्हें अच्छा प्लेयर बनाने के लिए सुटेबल पर्सन ढूंढ रहे होंगे। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं नहीं मानता कि किसी अनअवेकन पर्सन को ये लेक्चर सुनने की जरूरत है। और जुंगजे का इशारा किम पर होता है क्योंकि वो किम को हॉल में सबके सामने जलील करने
दिखाने के लिए ऐसा बोल रहा होता है। जुंगजे आगे बोलता है, पावर ही वो सब कुछ नहीं है जो एक प्लेयर को बनाता है, चाहे वो किसी अवेकनर की रैंक हो। सभी डिफरेंट सिचुएशन को संभालने की एबिलिटी या एबिस के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज। एक प्लेयर बनने के लिए उन्हें कई तरह की मुश्किल स्किल्स को इस्तेमाल करके उन्हें सीखना पड़ता है। किसी अवेकन के लिए ये जले पर नमक के अलावा और कुछ नहीं है। और साथ में जुंगजे दांत निकाल रहा होता है। किम जुंगजे की बातें सुनकर सोचने लगता है, अच्छा ये कमीना मेरे बारे में जानने के लिए ये सब कर रहा है। उसको ये जानना है कि मैंने अपनी पावर्स को अवेकन किया है या नहीं। और जुंगजे भी उसकी तरफ देखकर मन में हंसते हुए कहता है, बेचारे किम, अगर तुम सचमुच में अवेकन हो तो इसे साबित करना होगा। किम का मजाक उड़ते देख आगे से अयोंग जुंगजे पर चिल्ला पड़ती है, क्योंकि अयोंग को उसका ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी अयोंग सोचने लगती है, कहीं मेरा ऐसा करने से किम ये तो नहीं सोचेगा, आखिर तुम ये क्या कर रही हो, क्या मैंने तुमसे हेल्प मांगी। ये सोचते सोचते उसे काफी अजीब लगने लगता है। फिर अयोंग पीछे मुड़ जाती है और बोलती है, जो भी हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जुंगजे की बातें सुनकर टाइवुक कहता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम उसे जल्द से जल्द यहाँ पर भेज दो। तुम्हारी कई बातें मेरी सब समझ में आ रही है, लेकिन ये उस स्टूडेंट्स पर भी निर्भर करता है कि वो इस लेक्चर को अटेंड करना चाहता है या नहीं। जुंगजे फिर से किम को कहता है, किम क्या तुम्हें यहाँ शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है? और ऐसा नहीं है कि तुम अनअवेकन होने का दिखावा करके यहाँ नॉमिनेटेड हो सकते हो, या तुम्हें प्लेयर ट्राई आउट के बारे में कोई परवाह नहीं है। किम मन में सोचता है, अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कि ये पॉसिबल है और मैं खुद को अवेकन शो किए बिना प्लेयर ट्राई आउट की एक झलक भी नहीं दे सकता? लेकिन रिकमेंड होने के लिए मुझे ये खुद को दिखाना जरूरी नहीं है। और किम के ऊपर टाइवुक की ऑब्जर्व आई होती है। टाइवुक स्टेज से उन तीनों को गौर से देख रहा होता है। वो सोचने लगता है, जुंगजे जो एक एस रैंक का प्लेयर है और उसको दूसरों को बुली करने में काफी ज्यादा मजा आता है, सच में ये कितना कमीना है। और इसने अभी किम के बारे में बात की जो कि सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। इसका रैंक क्या है हमें ये मालूम नहीं है, और जिस वजह से वो इसे अनअवेकन कह रहे हैं। जब टाइवुक अपनी ऑब्जर्व आई से किम के बारे में जानने की कोशिश करता है, तब टाइवुक को नोटिफिकेशन आती है जिसे बताया जाता है इस पर्सन की इंफॉर्मेशन वेरीफाइड नहीं हो पा रही है। इस चीज को देखकर टाइवुक को भी एक झटका लगता है। फिर किम जुंगजे को कहता है, तुम बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि मैं थॉटलेस हूँ। एक अनअवेकन पर्सन के लिए ऐसे लेक्चर में रहना और ट्राई आउट में पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब नहीं है, और मेरा ऐसा करने से सिर्फ उनकी प्राइड को ही ठेस पहुंचेगी। किम की बातें सुनकर जुंगजे हैरानी में कहता है, क्या? और किम बड़े मजे से जुंगजे का मजाक बनाते हुए उसे अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है, मैं खुद ही यहाँ इस लेक्चर से छुटकारा पा लूंगा। और बोलता है, तुम लोग बस यहीं बंद रहो और अपने इस महान लेक्चर में पार्टिसिपेट करो। और यहाँ पर जुंगजे चिढ़ते हुए मुंह बनाते हुए कहता है, इस कमीने की ये हरकत करने की हिम्मत कैसे हुई? और दूसरी साइड टाइवुक भी हैरानी से सोच रहा होता है, आखिर मेरी ऑब्जर्व आई इस लड़के पर काम क्यों नहीं कर पा रही है? लेकिन यहाँ तक चेयरमैन के साथ और यू अयोंग के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर मेरी आई यहाँ ऐसा क्यों कर रही है? टाइवुक और बाकी सभी स्टूडेंट्स वहां पर खड़े आराम से देख रहे होते हैं, क्योंकि किम सचमुच में उस लेक्चर को छोड़ के जाने लगता है। किम के जाते टाइम टाइवुक बार बार उसकी इंफॉर्मेशन जानने के लिए स्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन टाइवुक को नोटिफिकेशन आती है इंफॉर्मेशन वेरीफाइड नहीं हो पाई। सेकंड टाइम फिर से सेम मैसेज आता है, लेकिन जब किम पीछे मुड़कर टाइवुक को अपनी इंफॉर्मेशन शो करवाता है तब मैसेज आता है इंफॉर्मेशन वेरीफाई हो चुकी है। टाइवुक किम की स्टेटस विंडो को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है, मानो जैसे वो किसी सदमे में चले गया हो, क्योंकि किम की पावर का टोटल नंबर 5096 होता है और उसकी पावर में किंग की भी झलक दिखाई देती है, जो कि दिखने में काफी खतरनाक लग रही होती है। उसके बाद सीन स्कूल के किसी रूम में शिफ्ट होता है, जो कि एक लाइब्रेरी होती है। किम वहां आराम से बैठकर बुक्स पढ़ रहा होता है। वो कहता है, इस बुक लाइब्रेरी में शायद मुझे उस किंग शख्स का कोई सुराग मिल जाए। फिर किम कहता है, वेल ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे यहाँ पर कुछ मिलेगा। तभी किम के सामने जुंगजे के 3 भेजे चेले आ जाते हैं। उनमें से बीच वाला बंदा कहता है, सुन कमीने कहीं के, जुंगजे तुम्हें ढूंढ रहा है, तुम्हें हमारे साथ यहीं इसी वक्त चलना होगा। और किम भी उन्हें स्टाइल से रिप्लाई देता है, अगर मैं तुम्हारे साथ चलने से मना कर दूं। तब बीच वाला बंदा किम की बात सुनकर हंसने लगता है। वो उसे धमकाने के लिए कहता है, तुम्हारी आंट एक रेस्टोरेंट चलाती है ना? उसकी इस धमकी को सुनकर किम डर जाता है और किम कहता है, क्या कहा तुमने? वो बंदा कहता है, जुंगजे चाहता था कि मैं तुम्हें ये सब बता दूं। और वो आगे किम को बोलता है, तुम एक अनाथ हो, क्या तुम अपनी आंटी को मुश्किल में देखना चाहते हो जबकि वो पहले से ही मुश्किलों से जूझ रही है? वैसे तुम टेंशन मत लो, अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहते तो हम लोग तुझे घसीट कर जुंगजे के पास लेकर जाएंगे। उसे इतना कहने से लाइब्रेरी के अंदर धमाका होता है, जिससे उस लाइब्रेरी का दरवाजा भी उड़ जाता है। पावर इंपैक्ट ज्यादा होने की वजह से अंदर सब तहस महस हो गया होता है। तब दिखाया जाता है कि दोनों में से किसी एक ने किसी दूसरे का गला पकड़ के उसको ऊपर लटकाया होता है और उसकी हालत बुरी हो गई होती है। जिसने उसको ऊपर लटकाया होता है वो और कोई नहीं बल्कि अपना किम होता है। और किम गुस्से में उसको कहता है, वो बास्टर्ड ली जुंगजे कहाँ
कहाँ पर है। फिर सीन बास्केटबॉल वाली जगह पर शिफ्ट होता है जहाँ पर जुंगजे और उसके साथ खड़ा कोई कोच किम का इंतजार कर रहे होते हैं और किम भी उसी जगह पर जुंगजे के सामने आ जाता है। तभी जुंगजे के पास खड़ा कोच अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बोलता है, ये तो काफी चुकाने वाली बात है। उसकी ऐसी बात सुनकर जुंगजे कहता है, आपको क्या लगता है आखिर वो क्या हो सकता है। वो जुंगजे को बताता है, उस लड़के के यहाँ आने के बाद मैं उस पर स्टेटस इफेक्ट स्किल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ये स्किल उस पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। और हमें इस टकले के बारे में बताया जाता है कि ये एक ए रैंक का प्लेयर जुंगजे का बॉडीगार्ड है जिसका नाम सियोल हुंदू होता है। जहाँ तक मुझे उसकी अब वाली रेजिडेंस दिखाई दे रही है वो पक्का एक ए रैंक अवेकनर की हो सकती है। और जुंगजे भी किम को बोलता है, जैसी मुझे उम्मीद थी तुम सचमुच में अवेकन बन चुके हो, तो इस मामले में मेरे दोस्त क्या मुझे तुमसे कोई बात करनी चाहिए। लेकिन किम तो बस वहाँ पर चुपचाप खामोशी से खड़ा होता है और जुंगजे की बकवास बातें सुन रहा होता है। शायद हो सकता है मेरे कहे वर्ड तुम्हें थोड़े कड़वे लगे, लेकिन मेरा यकीन मानो, मेरा इरादा तुम्हें किसी तरह की ठेस पहुंचाना नहीं है। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारी जासूसी करना चाहता हूँ। जुंगजे आगे बोलता है, दरअसल मैं ग्रेजुएट होने के बाद टेसन ग्रुप का सीसीयर होने के नाते खुद का एक गिल्ड बनाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जैसा जीनियस भी सब कुछ अपने आप नहीं कर सकता। तुम्हें जो मैं कह रहा हूँ तुम उसका मतलब तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं ह्यूमन टैलेंट की बात कर रहा हूँ। मुझे बेहुंगसू जैसे बेकार लोग नहीं चाहिए, बल्कि मुझे असली टैलेंट वाले लोग चाहिए, ठीक बिल्कुल तुम्हारी तरह की। लेकिन किम को तो उसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। जुंगजे पागलों की तरह डेविल स्माइल देते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। वो बोलता है, तो किम अपने पुराने गिले शिकवे भूल जाओ और मेरे लिए काम करो। मैं तुमको सिर्फ पैसा और सामान नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी फैमिली को भी उस गंदगी भरी जिंदगी से बाहर निकाल दूंगा। किम जुंगजे को बोलता है, तुमने सच कहा, यहाँ अभी गंदगी का कितना भार है, जासूसी, पैसा और सामान। किम अपनी स्किन स्टोन स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, तुम अब अपनी लिमिट लाइन को क्रॉस कर रहे हो। किम को रिप्लाई में ऐसा कहते हुए और उसकी स्किल की पावर देखते हुए वो थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है और जुंगजे स्माइल देते हुए कहता है, अच्छा ये बिल्कुल सही है, ठीक जैसे मैंने सोचा था। लगता है अब तुम जैसे कुत्तों को भी मुझे ट्रेंड करना होगा। और जुंगजे भी अपनी स्किल फायर पावर को एक्टिवेट कर लेता है और वो बॉडीगार्ड नीचे जमीन पर किसी तरह का स्पेल कास्ट करने लगता है। उस स्पेल के कास्ट होने पर वहाँ बड़ा सारा बैरियर बन जाता है। ये रूम बनाने के लिए बाइंडिंग स्किल का इस्तेमाल किया जाता है जो मैजिक में एक पूरे हिस्से को घेर लेता है, जिससे बाहरी लोगों को अंदर के जादू का नहीं पता लग सकता। फाइट के लिए वो बैरियर भी अच्छी तरह से रेडी हो गया होता है। वो बॉडीगार्ड बोलता है, इससे बाहर किसी को भी यंग मास्टर की फाइट के बारे में पता नहीं चलेगा। अब चलो फिर शुरू हो जाओ। बॉडीगार्ड के इतना कहने से किम जुंगजे की तरफ और जुंगजे किम की तरफ फायर पावर को एक्टिवेट करके एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। एक तरफ से किम ने अपने हाथ पर स्टोन स्किल का इस्तेमाल किया होता है और दूसरी तरफ जुंगजे ने भी अपने हाथ में फायर अटैक को रेडी किया होता है। जैसे ही दोनों के पंच एक दूसरे के साथ टकराते हैं तब वहां बड़ा सारा धमाका होता है। जुंगजे ने इस अटैक में अपना पूरा जोर लगाया होता है, जिस वजह से जुंगजे का पंच किम के पंच की स्टोन स्किन को तोड़ देता है। अटैक में फोर्स ज्यादा होने की वजह से किम की पूरी बाजू को झटका लगता है, जिससे उसे पेन होना शुरू हो जाता है। जुंगजे यही नहीं रुकता, वो किम को पंच मारने के फौरन बाद अपनी किक में फायर पावर रिलीज करके किम पर अटैक कर देता है। किम के पास उसको डॉज करने का इतना वक्त नहीं होता, जिससे किम बेचारा फिर से पीछे जाकर गिरता है और पावरफुल धमाका होता है। किम जुंगजे के अटैक्स को झेल नहीं पा रहा होता है, जिसकी वजह से किम के मुंह से खून खांसने लगता है। जुंगजे हंसता हुआ किम का मजाक उड़ाते हुए कहता है, किम क्या तुम अभी भी देख पा रहे हो कि तुम अभी भी कहां पर खड़े हो। दोनों में फाइट जबरदस्त होने लगती है, जिसकी वजह से वहां पर बड़े बड़े धमाके होना शुरू हो जाते हैं और गार्ड भी वहां आराम से खड़ा होकर फाइट का मजा उठा रहा होता है। बॉडीगार्ड किम को फाइट में मार खाता देख कहता है, वो बेचारा किम, मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है। क्या वो ऐसे अटैक्स को झेल भी पाएगा? भले ही उसकी बॉडी स्ट्रेंथ स्किल की हाई लेवल की है और वो एक ए रैंक का अवेकनर भी है, कॉम्बैट स्किल और अच्छी मेंटल पावर किसी भी स्टूडेंट से एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती, जिस वजह से उसके लिए ओपोनेंट ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तभी किम जुंगजे के फायर अटैक से बाहर निकलता है, लेकिन जुंगजे इसके लिए पहले से ही रेडी होता है। वो किम के अटैक को ब्लॉक करता है और फौरन अपने दूसरे हाथ से पाम अटैक करता है, जिसका नाम दी एपिटोम ऑफ इंटेलिजेंस होता है। ये एक एस रैंक का अटैक होता है और अटैक सीधा किम की चेस्ट से हिट होता है। किम और जुंगजे की फाइट देख वो गार्ड सोचता है, किम तुम्हारे पास जीतने का कोई चांस नहीं है, बेहतर यही होगा कि तुम अपनी हार मान लो। लेकिन अगले ही सेकंड वो कुछ देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि जुंगजे ने जो अटैक किया था किम ने उसे ब्लॉक और डॉज कर लिया होता है। फिर किम बड़ी स्पीड से अपने पंच में फोर्स इकट्ठी करके जुंगजे पर अटैक करता है। जुंगजे किम का अटैक रोक नहीं पाता, जिससे किम उसके फेस पर एक जोरदार मुक्का जड़ देता है। पंच पावरफुल होने की वजह से बेचारा जुंगजे पीछे दूर जाकर गिरता है। किम को ऐसा करता है देख बॉडीगार्ड की आंखें फट जाती है। आखिर ये कैसे हो गया? इम्पॉसिबल। क्लोज कॉम्बैट फाइट में वो लड़का यंग मास्टर पर कैसे भारी पड़ सकता है? फिर हमें जुंगजे को दिखाया जाता है जो कि मार खाकर वहीं जमीन पर लेटा होता है। वो वहीं लेटा लेटा बोलता है, डैम इट,
किम तुम कमीने कहीं के, तुमने मेरे साथ क्या किया है? मेरी बॉडी, मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तब वो गार्ड भी सोचने लगता है उस लड़के ने ऐसा क्या किया है जिससे जुंगजे अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा है। लगता है उस लड़के के पास अपनी बॉडी स्ट्रेंथ बनाने की स्किल ही नहीं बल्कि उसके पास कोई और स्किल भी है, और वो क्या हो सकती है? तब किम हंसते हुए कहता है आखिरकार ये आइडिया काम कर गया, और वो मुस्कुराना शुरू कर देता है। तब बताते हैं कि किम ने मॉन्स्टर हंट करके 3 स्किल कॉपी किए थे, जिनमें से पहला स्टोन स्किल, दूसरा स्टेल्थ और तीसरी पैरालाइसिस होती है। किम शुरू से ही अपनी सभी स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था क्योंकि एक सी रैंक का पैरालाइसिस अटैक इतनी आसानी से एक एस रैंक वाले प्लेयर पर आसानी से काम नहीं करेगा, और मेरी स्टेल्थ भी उसके लगातार फायर अटैक करते रहने की वजह से डिसपियर हो जाती है। और प्रेडिशन मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन है जिसे मैं हल्के में नहीं ले सकता। तब हमें बताया जाता है कि किम का प्लान यही था कि वो कॉम्बैट फाइट में अपनी स्किल पैरालाइसिस का इस्तेमाल करेगा। स्टेटस इफेक्ट स्किल एक ग्रेट इफेक्ट है और इसे निपटाने के लिए दूर से नहीं बल्कि सीधा अटैक करके खत्म किया जा सकता है। इसका एस रैंक होने की वजह से इसे डैमेज देने के लिए पैरालाइसिस के लगातार बार बार अटैक करने पड़े। फिर किम को लगातार नोटिफिकेशन आने लगती है कि आपका अटैक सक्सेसफुली ओपोनेंट पर काम कर रहा है। किम उसे अपने पंचे से धड़ाधड़ पीटने लगता है जिस वजह से उसके मुंह से खून निकलना भी शुरू हो जाता है। उसका गार्ड भी घबराते हुए सोचता है सच में ये लड़का जीनियस है। आमने सामने की कॉम्बैट फाइट में इसने यंग मास्टर को सरपास कर दिया है। मैं इसे तुम्हारे सामने एक्सेप्ट करता हूँ कि किम तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। मुझे लगता है कि मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही कम आंक लिया है, लेकिन ऐसा मत समझना कि तुम्हें हराने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तब जुंगजे अपने पास एक छोटा सा क्रिस्टल निकालता है जिसे वो वही अपने हाथों से तोड़ देता है। क्रिस्टल टूटने के बाद उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है जिसे देखकर किम शॉक रह जाता है। उस छोटे क्रिस्टल की वजह से जुंगजे की फायर पावर अपनी ट्रू फॉर्म ले लेती है जो कि एक बड़ा सारा मॉन्स्टर बन जाती है। उस पावर के एक्टिवेट होने से जुंगजे अपनी रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा बैडस लग रही होती है, बिल्कुल एक गोस्ट राइडर की तरह। जुंगजे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किम के पीछे पड़ा होता है जिससे किम बच रहा होता है। थोड़ा आगे जाने के बाद जुंगजे किम पर अटैक करता है जिसे किम टाइम रहते देख ऊपर की ओर जंप करता है और अपने हाथों में स्टोन स्किन की पावर को इस्तेमाल करने के लिए रेडी होता है। किम उसको पंच मारने के लिए उसके फेस की ओर आगे बढ़ता है लेकिन जुंगजे उसको देख लेता है और वो अपने फायर मॉन्स्टर के मुंह से आग निकालता है। वो फायर अटैक काफी बड़ा होता है और किम ठीक उसके सामने एक छोटी चींटी जैसा दिखाई दे रहा होता है। जैसे ही किम का पंच फायर अटैक से टकराता है तभी किम के हाथों की स्टोन स्किन टूटना शुरू हो जाती है क्योंकि वो उस अटैक का सामना नहीं कर पाती। अटैक को फेस ना करने की वजह से अटैक सीधा किम से हिट होता है जिस वजह से किम दूर पीछे जाकर ग्राउंड पर गिरता है जिससे किम को डैमेज होता है। जुंगजे का गार्ड दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है और वो सोचता है ये हमारे यंग मास्टर जुंगजे की ट्रू फॉर्म है और उनकी स्किल का नाम फ्लेम हार्ट है। आमतौर पर इसे बाहर निकालना मेरे अकेले के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि यंग मास्टर की ट्रू पावर्स भी एस रैंक की होती है। दरअसल दोस्तों ये टकला यहाँ पर उस छोटे स्टोन की बात कर रहा है जिसे जुंगजे ने अपनी रियल फॉर्म में आने के लिए उसे तोड़ा था और इस स्टोन का नाम माना एम्पलीफाइंग स्टोन होता है। इस माना स्टोन को रिफाइन करके बनाया जाता है और जिसे हम मॉन्स्टर की कोर में से निकालते हैं। इसका इस्तेमाल करने से ये हमारी माना पावर को कई गुना बढ़ा देता है। उस स्टोन के साथ यंग मास्टर अभी भी जुड़े हुए हैं, वो इसके साथ साथ कहीं अपनी एस रैंक की पावर को भी बाहर ना निकाल दें और अभी ये इस टाइम एक बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। मुझे जल्द से जल्द इन्हें रोकना होगा नहीं तो यहाँ कुछ कांड हो जाएगा। वो टकला चिल्लाकर कहता है यंग मास्टर आपको अब रुक जाना चाहिए, क्या आप उसको मारने की प्लानिंग बना रहे हैं? इसके अलावा वो मैजिक पावर अभी भी आपके लिए उसे संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस पावर का इस्तेमाल ज्यादा करने से इससे आपकी बॉडी की ब्लड वेसल्स भी फट सकती है। तभी हमें एक फायर अटैक आता हुआ दिखाई देता है जो कि सीधा उस टकले पर आकर लगता है लेकिन वो गंजा सही टाइम पर उसे डॉज कर लेता है। यह अटैक खुद जुंगजे ने किया था। वो गुस्से में टकले को कहता है शटा, मेरा बॉडीगार्ड होने के बावजूद तेरे जैसे 2 टके कमीने की मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत कैसे हुई? इस कमीने कचरे ने मेरी वहां सबके सामने इंसल्ट की थी और तुम क्या चाहते हो, क्या बदले में इसे खिसकने दूं? किम उसकी ओर हैरानी से देखने लगता है और अगले ही सेकंड में जुंगजे किम को फायर पंच से वहीं जमीन पर गाड़ देता है और जुंगजे उसको कहता है कमीने अब तुम्हारी बकवास बंद हो जानी चाहिए। अटैक करने के बाद जुंगजे वहीं जोर जोर से इवल स्माइल देते हुए हंसने लगता है और बोलता है किम टायुन तुम यहीं पर मरो। वो टकला कहता है ये अच्छा नहीं है, जैसा कि मैंने सोचा था वो अभी भी इस वक्त अपनी सही मेंटल कंडीशन में नहीं है। वो टकला नीचे किम के पास आता है जहाँ पर जुंगजे ने किम को अंदर गाड़ा था। वहाँ उस अटैक की वजह से बड़ा सारा गड्ढा बन गया होता है। वो टकला कहता है किम क्या तुम अभी भी जिंदा हो? तुम्हें फौरन यहाँ लड़ाई छोड़ देनी चाहिए और यहाँ से भाग जाना चाहिए। मैं किसी तरह से यंग मास्टर को रोकता हूँ, प्लीज तुम जल्दी से उड़ जाओ और फौरन भाग जाओ। फिर वो गंजा किम की हेल्प के लिए हाथ आगे बढ़ा
आता है कि किम उसकी हेल्प के लिए उसको हाथ तो नहीं देता, लेकिन उसको बदले में एक उसके मुंह पर घुसंड जड़ देता है। ये बेचारा तो किम की हेल्प करना चाहता था, लेकिन किम इसको बदले में धो डाला। देखा दोस्तों, आजकल भलाई का जमाना नहीं रहा, इसलिए आप भी किसी की मदद सोच समझ के कीजिए। किम से मुक्का खाने के बाद वो दूर जाकर गिरता है। किम वहाँ धूल से उठकर वापस आने लगता है। वो बोलता है, तुम बास्टर्ड जुंगजे, यहाँ से भाग जाओ। खुद ही लड़ाई लड़ने के बाद तुम किस बकवास के बारे में चिल्ला रहे हो। किम जुंगजे का मुकाबला करने के लिए अल्केमिस्ट से खरीदे सभी पोशन पी लेता है, जिसमें पहला पोशन थकान दूर करने वाला, दूसरा स्टेमिना रिस्टोर करने वाला और तीसरा माना रिस्टोर करने वाला पोशन होता है। वो बोलता है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं मानता हूँ कि एस रैंक एक्चुअल में अलग है, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है मुझे फाइट के लिए अब अच्छे से सीरियस हो जाना चाहिए। और किम अपनी पावर प्रीडिशन को एक्टिवेट कर ही लेता है। फिर सीन प्लेयर एसोसिएशन टावर की तरफ शिफ्ट होता है, जिसमें टाइवुक टावर के चेयरमैन को रिपोर्ट दे रहा होता है। रिपोर्ट सुनने के बाद चेयरमैन तो अपनी कुर्सी से उठकर चिल्ला पड़ते हैं और वो बोलता है, क्या 1900 और 2300, क्या ऐसा सच में हो सकता है? टाइवुक कहता है, जी हाँ सर, ली जुंगजे की पावर 1900 और लिम यहोंग की टोटल पावर 2300 है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो दोनों एक एस रैंक अवेकनर हैं। उनके पास खड़ी लड़की कहती है, भले ही वो एस रैंक हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि एक अनट्रेंड पर्सन का पावर लेवल 1900 पर है। और दूसरी लड़की कहती है कि वो पहले से ही ए रैंक के ऊपर एस रैंक पर है, तो क्या इस लेवल पर वो जापान के टॉप सेंट्स में नहीं आएगा? और वो टाइवुक को कह रहे होते हैं कि हमें न्यू साउथ कोरिया के लिए एक सेंट रैंक का प्लेयर मिलने वाला है। तब बताते हैं कि जो सेंट्स प्लेयर होते हैं वो जापान के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर में से एक होते हैं। वो मॉन्स्टर जिसने 19 की एज में अपने पावर लेवल 2500 से पार कर लिया है। यहाँ तक कि उस मॉन्स्टर के मामले में भी मुश्किल से 2500 लेवल को पार कर पाएगी। यहाँ पर किस पर्सन की बात हो रही है ये फिलहाल के लिए अभी रिवील नहीं है। और टाइवुक वहाँ घबराते हुए मन में सोचता है कि आखिर उस लड़के का पावर लेवल इतना ज्यादा होने का क्या सौदा हो सकता है। फिर टाइवुक और उसके गार्ड्स रूम से बाहर आकर कहीं जाने लगते हैं और टाइवुक जाते जाते बोलता है, मुझे उस लड़के की इंफॉर्मेशन के बारे में खुद रिसर्च करनी होगी। सीन फिर फाइट का दिखाया जाता है, जहाँ पर उस गार्ड के पसीने छूट रहे होते हैं और वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और ये कैसे हो सकता है? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा है, क्योंकि किम ने अपनी प्रेडिशन को एक्टिवेट कर लिया होता है, जिससे किम की एनर्जी जुंगजे की फायर फॉर्म को बुरी तरह से पकड़ देती है। किम की प्रेडिशन के आगे जुंगजे की ट्रू फॉर्म भी टिक नहीं पा रही होती है। प्रेडिशन की वजह से उसकी फॉर्म धीरे धीरे डिस्पीयर होना शुरू हो जाती है। जुंगजे भी इसे संभाल नहीं पा रहा होता है और वो कहता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं किम जैसे कचरे के हाथों से कैसे हार सकता हूँ? मैं टेसन ग्रुप का अकेला वारिस हूँ, मैं एक एस रैंक का हूँ, मुझे खुद पर शर्म आती है कि मैं हार रहा हूँ। ये कहने के बाद किम जुंगजे को मारते वक्त बोलता है, बेवकूफ जुंगजे बेचारा। और किम उसकी फॉर्म को और तेजी से डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और वो जुंगजे को बोल रहा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस ग्रुप के वारिस हो या तुम्हारी रैंक क्या है, इन सभी चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किम स्कैरी लुक बनाते हुए कहता है, क्योंकि मेरे पास बेहिसाब ताकत है। किम के ऐसा कहने से जब जुंगजे ऊपर की तरफ देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक रह जाता है, क्योंकि उसे ऊपर किंग दिखाई देता है। और किम उसको बोलता है, हाँ यही है मेरी पावर, एक किंग की पावर। और वो किंग जुंगजे की सारी पावर खींचने लगता है। जुंगजे की फायर फॉर्म पूरी तरह से खत्म होना शुरू हो जाती है और प्रेडिशन सीधा जुंगजे पर अटैक करती है। स्कूल का माहौल बाहर से काफी सुहाना और शांत दिखाई देता है। जिस जगह पर किम और जुंगजे की फाइट हो रही होती है, तभी वहाँ एक बड़ा सारा टेरिफाइंग धमाका होता है। किम की पावर अब इतनी बढ़ गई होती है कि उस धमाके से पूरा स्कूल ही उड़ जाता है। फिर स्कूल के स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है, जिसकी छत ऊपर से उड़ गई होती है और अंदर भी आग लगी होती है। जुंगजे किम से मार खाने के बाद वहाँ हार कर बेहोश लेटा होता है। जुंगजे के बॉडीगार्ड के तो पूरे पसीने छूट रहे होते हैं और वो घबरा भी रहा होता है, क्योंकि उसके ठीक सामने किम खड़ा होता है और वो टकले से कहता है, ये तो काफी सरप्राइज करने वाली बात है। और टकला वहाँ किम के सामने अपने घुटनों के बल बैठा होता है, क्योंकि अब उसने भी किम की असली पावर का नमूना देख लिया होता है। किम सरप्राइज होने वाली बात इसलिए कह रहा था क्योंकि जब जुंगजे प्रेडिशन में खिंचता जा रहा था तब उसको ए रैंक वाले गंजे सियोल हुंदू ने खींचकर बचा लिया था। किम बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम प्रेडिशन के इफेक्ट से जुंगजे को बचा लोगे। ये मन में सोच रहा होता है, खैर मेरा अब इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही इसकी स्किल को कॉपी कर लिया है। टकला किम से पूछता है, तो सर अब आप क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो? वो आगे बोलता है, यंग मास्टर जुंगजे का टेसन में एक अच्छा रैंक था। इस मैच के बाद अब आप इस नई प्रॉब्लम से कैसे निपटोगे? फिर किम कहता है, जरा एक बार खुद को तो देखो, पहले वो कौन था जिसने ये सब शुरू किया था? क्या तुम मेरे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश कर रहे हो? किम हंसता हुआ कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं इन बेफजूल की बातों से डरूंगा? तुम इसकी टेंशन मत लो, क्योंकि मैं उसको मारने की प्लानिंग नहीं बना रहा हूँ, लेकिन बदले में मुझे कुछ चाहिए। मैंने इसको नहीं मारा है तो इसके बदले में मैं इससे कुछ कीमत लूंगा। वो टकला हैरानी से किम की तरफ देखकर कहता है, क्या उसकी लाइफ के बदले में कुछ कीमत? किम कहता है, चलो फिर देखते हैं, अगर ये टेसन ग्रुप का मेंबर है तो क्या टेसन ग्रुप मुझे इसकी कीमत दे पाएगी या नहीं। किम वहीं खड़ा
खड़ा प्लानिंग बना रहा होता है। प्लान बनाने के बाद वो कहता है मुझे कम से कम 1 बिलियन जितना तो चाहिए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे लिए इतना इनफ होगा? स्टेडियम के धमाके के बाहर के साइड हिलिंग टीचर और सभी स्टूडेंट को लेकर वहीं पर खड़ी होती है। स्टूडेंट वहाँ का सीन देख के शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं आखिर यहाँ हुआ क्या है? क्या यहाँ किसी विलन और मॉन्स्टर ने अटैक किया है? अयोंग घबराते हुए कहती है मैं इस मैजिक पावर को अच्छे से फील कर पा रही हूँ। इस आग की लपटें, इसमें कोई शक नहीं है कि ये ली जुंगजे की पावर्स है, लेकिन वो इस जगह पर किससे फाइट कर रहा है? कहीं जुंगजे अंदर किम को परेशान तो नहीं कर रहा है? और बेचारा किम किसी से मदद के लिए कैसे चिल्ला रहा होगा? वो टीचर उन बच्चों को समझा रही होती है कि स्टूडेंट जो कुछ मर्जी हो जाए, लेकिन तुम सबको यहीं पर वेट करनी होगी। लेकिन अयोंग अपने टीचर की बात को इग्नोर करके आगे भागना शुरू करती है और टीचर भी उसे पीछे से आवाज लगाती है। अयोंग कहती है मैंने गलत सोचा, मुझे जिम में इतना नॉर्मल बिहेव नहीं करना चाहिए था। अयोंग सीधा मेन डोर तोड़कर अंदर आ जाती है। वो अभी भी कह रही होती है प्लीज किम मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अंदर आकर वो देखती है कि जुंगजे नीचे बेहोश पड़ा होता है और वो उठ नहीं पा रहा होता है, जबकि दूसरी साइड की आराम से अपनी जेबों में हाथ डालकर खड़ा होता है, मानो कि उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा होता है। फिर तीनों का एक साथ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। किम अयोंग को बोलता है तुम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आई हो, मुझे बस एक विटनेस की जरूरत थी, मेरा मतलब है उसे आगे बढ़ाने में कुछ मदद करने के लिए। इसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाओ या फिर नर्स के पास क्लिनिक में ले जाओ। अयोंग जुंगजे का सिर उठाकर अपनी गोद में रखती है और वो कहते हैं किम यहाँ आखिर ये सब चल क्या रहा है? इसने ऐसा क्या किया जो ये नीचे जमीन पर बेहोश लेटा है? किम बोलता है ये सीढ़ियों से गिर गया होगा, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए तुम इसे खुद संभालो और बाहर जाकर किसी को ये मत कहना कि तुमने मुझे देखा है। फिर किम बोलता है चलो मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन अयोंग उसको रोकते हुए कहती है किम जरा रुको, जाते टाइम मुझे एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन तो देते जाओ। लेकिन जैसे ही वो सामने देखती है तब तक किम वहां से गायब हो गया होता है। किम वहां स्टेडियम से गायब होकर बाहर आ जाता है और इसमें उसने अपनी स्टेल्थ स्किल का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से वहां अयोंग को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। किम बोलता है ग्रेट, अब वहां लिम अयोंग आ गई है, वो आराम से जुंगजे को संभाल लेगी और मुझे लगता है ये पक्का तय हो गया है कि टेसन ग्रुप मुझ पर जरूर कोई एक्शन लेगी। किम अपनी स्टेटस विंडो देख रहा होता है, अब मेरे पास और कौन सी नई स्किल ऐड हुई है। उसकी विंडो में मनार छठ नाम से कोई स्किल ऐड हो चुकी है, जिसे देखकर वो सोचता है अब ये क्या है। फाइट की वजह से किम का स्टैमिना, चार्म और माना पहले से अच्छा हो गया होता है। किम की न्यू स्किल मोनाच हार्ट सी रैंक की होती है। किम बोलता है चार्म ये तो बड़े सेलिब्रिटी की तरह दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जैसी कोई चीज लगती है। जुंगजे को हराने के बाद मुझे जो दूसरी स्किल मिली है वो फ्लेम हर्ट नहीं बल्कि मोनाच हार्ट है। ली जुंगजे के पास इतनी अच्छी स्किल कैसे हो सकती है? और किम इससे खुश होते हुए कहता है ये तो मेरे लिए काफी सोने पर सुहागा होने वाली बात है। किम वही खड़ा ये सब सोच रहा होता है, तभी उसकी तरफ 3 गाड़ियां आकर रुकती है। किम उन गाड़ियों को देखकर काफी हैरान होता है और सोचता है अब ये कौन आ टपका, कहीं ये टेसन ग्रुप वाले तो नहीं है। उस गाड़ी से कोई बंदा नीचे उतरता है और वो किम को बोलता है फाइनली किम टायून, तुम मुझे मिल ही गए। ये और कोई नहीं बल्कि खुद टाइवुक होता है, जो किम को बोलता है किम मेरे पास तुमसे पूछने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं और मैं सीधा यहीं से शुरू करने वाला हूँ। और किम हैरान होते हुए सोचता है आखिर ये बंदा अब यहाँ पर क्या कर रहा है। टाइवुक अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है क्या तुम रोज इतनी जल्दी जिम जाते हो? फिर सीन हमें किसी घर का दिखाया जाता है जो कि काफी बड़ा होता है और वहाँ कोई पर्सन ड्रिंक करता हुआ किसी को बोल रहा होता है हाँ तो तुम्हारी बात का असल मतलब क्या है। उसने वहाँ शौक के लिए कुत्ते रखे होते हैं जो कि भौंक रहे होते हैं। फिर वो आगे कहता है मेरा इकलौता बेटा अस्पताल में है, मेरे बेटे की जान बख्शने के बदले वो बोल रहा है इतना इनफ नहीं है, उस कमीने को इसके लिए बिलियन वॉन चाहिए और बिलियन वॉन लेने पर सारा मैटर इजिली सॉल्व हो जाए। और फिर पता चलता है उस टकले ने आकर सारी रिपोर्टेशन दे दी होती है, जिसके बदले में वो टकला घबराते हुए उससे माफी मांग रहा होता है और वो कहता है मेरे पास आगे कुछ कहने के लिए नहीं है। तभी उसका मालिक बोलता है जैसा वो लड़का कहता है ठीक वैसा करो, वो मुझे काफी हिम्मत वाला लग रहा है, अमेजिंग। और टकला उसको यह सर में आंसर करता है अगर हम इसको बिलियन वॉन दे रहे हैं तो उसके लिए मेरे पास एक और इनाम है। वो चुटकी बजाकर किसी को बुलाता है। वो टकला उसको देखकर डरने लगता है और कहता है सर लेकिन अभी वो लड़का एक बच्चा है और उसकी एज भी कम है, ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा क्रूअल होगा। फिर हमें उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जो कि कहता है मैं उस जैसे कुत्ते को भौंकने पर कैसे शांत रह सकता हूँ और ना ही मैं इस जैसे को बर्दाश्त कर सकता हूँ। और वो वहाँ स्कैरी स्मेल करते हुए अपनी पावर रिलीज करने लगता है। वो बंदा एस रैंक प्लेयर ली जुंगसू होता है जो कि टेसन ग्रुप में जुंगजे का बाप होता है। शुरुआत में हमें किम और टाइवुक को दिखाने से होती है जहाँ पर टाइवुक किम से पूछ रहा होता है तुमने जिम में क्या किया, लेकिन किम सोच रहा होता है कि टाइवुक यहाँ पर अचानक से ऐसे कैसे आ गया और इसने अभी जिम की बात की। क्या टाइवुक का मतलब उस बड़े दिमाग से है या लेक्चर में हुए उस घटना के बारे में? आखिर इन दोनों में से ये किस बारे में बात कर रहा है? एसोसिएशन का बड़ा चीफ होने के नाते ये इस छोटे मोटे धमाकों पर गौर नहीं करेगा, लेकिन क्या होगा अगर वो ये जानता होगा कि इस कांड के पीछे मैं हूँ और मुझे
मुझे लगता है कि ये मुझे एक छोटे से टेस्ट से पता करना होगा। और किम टाइवुक को कहता है, जिम क्या आपका मतलब उस बड़े धमाके से है? किम की ऐसी बातें सुनकर टाइवुक थोड़ा हैरान होता हुआ कहता है, क्या एक धमाका? जब वो पीछे देखता है तब टाइवुक कहता है, अच्छा तो तुम्हारा मतलब उस आग लगने वाली जगह से होगा। ये सब ठीक है क्योंकि बाकी की और एजेंसीज भी इसका ध्यान रखेंगी। इन सभी बातों के अलावा मुझे अभी तक तुमसे मेरे पूछे गए क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला। लेकिन किम मन में सोचता है, चलो अच्छा है कि इसे इस धमाके के बारे में कुछ नहीं पता। तब किम टाइवुक को कहता है, क्या आप ये सब पहले से ही जानते हैं? टाइवुक उसकी बातें सुनकर कहता है, क्या आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? किम बोलता है, आप तो यहाँ पर शायद मुझे प्लेयर ट्राईआउट के लिए इन्विटेशन देने के लिए आए होंगे। टाइवुक हल्का मुस्कुराते हुए कहता है, प्लेयर ट्राईआउट? लेकिन तुम मुझसे ये किस बात के बेस पर पूछ रहे हो? फिर किम अपनी प्रेडिक्शन की पावर रिलीज करते हुए कहता है, जहाँ तक आपने इन सभी की बात की है, क्या ये पहले से इतना इनफ नहीं है? और इस फाइट के बाद किम की टोटल पावर 5096 से 5214 हो गई होती है। टाइवुक किम की इतनी टेरिफाइंग पावर को देख के घबरा गया होता है और वो हैरान होते हुए बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। टाइवुक किम की फुल एनर्जी रिलीज होते हुए देखकर कहता है, ये लड़का तो अब पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बन गया है। किम की ऐसी टेरिफाइंग पावर देखते हुए टाइवुक उससे पूछता है, आखिर तुम हो कौन? फिर किम अपनी पावर धीरे धीरे कम करता है, जिसे देख टाइवुक बोलता है, वैसे अब तुम्हारे कपड़ों को क्या हो गया है? फिर सीन किम के अंकल और आंटी के घर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर होंग जंग चिल्लाकर किम को बोल रहा होता है, क्या एक प्लेयर ट्राईआउट? क्या तुम सच में प्लेयर ट्राईआउट में पार्टिसिपेट करने वाले हो? और किम एक्सरसाइज करते हुए कहता है, हाँ। किम की इन सभी बातों को सुनकर जियोंग का तो भाई मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो किम के बारे में सोच रहा होता है जैसा कि एक्सपेक्ट था। महान किम टैयोन, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हो? और वो किम के सामने अपना सिर झुकाने लगता है। फिर किम एक्सरसाइज करते हुए साथ ही साथ में सोचता है, टेसन ग्रुप जिम में हुए कांड के बारे में इन्वेस्टिगेट जरूर करेगा और इससे गो टाइवुक का भी शक थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ट्राईआउट अब से ठीक 1 महीने के बाद है। इसीलिए मुझे ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और इसीलिए मुझे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और किम का उसके पास पड़ा फोन बजने लगता है। फिर सीन में बाहर से किम का घर दिखाया जाता है और उसके घर पर कोई 2 बंदे नजर रख रहे होते हैं। फिर उन दोनों में से एक बंदे ने किसी को गले से पकड़कर ऊपर उठाया होता है और उसे पूछ रहा होता है, तुम प्लेयर एसोसिएशन वाले यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम एक हाई स्कूल के स्टूडेंट के घर की देखभाल कर रहे हो? और आगे उसको बोलता है, ये दर्द सहने में तुझे कैसा लग रहा है? और उसका दूसरा पार्टनर बोलता है, मुझे लगता है ये हाई स्कूल वाला लड़का भी प्लेयर ट्राईआउट में पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों में से एक है। फिर हमें उस पहले वाले बंदे की आइडेंटिटी बताई जाती है, जो कि असैसिन यूनिट में गिने जाते हैं, जिनका नाम ब्लैक एंड व्हाइट ब्रदर्स होता है। काले वाला ए रैंक का विलन होता है, जो कि दूसरे वाले का बड़ा भाई होता है। उसके पास 2 स्किल होती है, स्टेल्थ और बोर्डिंग स्ट्रेंथिंग की। तब दूसरे वाला बंदा बोलता है, उस लड़के को अभी असली में हुई बैटल का एक्सपीरियंस नहीं है, जिस वजह से वो अभी भी एक बच्चा ही है। और उसकी आइडेंटिटी में बताया जाता है, ये बी रैंक का विलन है, जो कि काले वाले का छोटा भाई होता है और उसकी स्किल का नाम भी स्टेल्थ होता है। और काले वाला बंदा वहाँ स्टाइल से बोलता है, वो अपनी उम्मीद के मुताबिक खुद को जो चाहे वो कह सकता है, क्योंकि असल बैटल के बिना वो है तो एक बच्चा ही। और वो आगे बोलता है, चलो आ जाओ, हम दोनों उसको दिखाते हैं कि असली अवेकनर क्या कर सकते हैं। तभी उसको पीछे अपने भाई के चिल्लाने की आवाज आती है और वो फटाफट से पीछे मुड़कर बोलता है, मेरे छोटे भाई क्या तुम ठीक हो? क्योंकि उसके छोटे भाई को किम ने गले से पकड़ के उठाया होता है और वो उसको अपने मुक्कों से धक्का मार रहा होता है। इस चीज को देखकर उसका बड़ा भाई गुस्सा होकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो चिल्लाकर उससे पूछता है, आखिर अब तुम कौन हो कमीने, और मेरे छोटे भाई को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किम उसको अपनी तरफ आधा देख पहले वाले को गले से छोड़ देता है और कहता है, मैं कौन हूँ कोई बात नहीं, मैं अभी तुमको बता देता हूँ। जैसे ही वो किम के पास आता है तभी किम उसके फेस पर अपने घुटने से अटैक करता है, जिससे उस बेचारे के वहीं पर चक्के छूट जाते हैं। तब क्लोज करके हमें दिखाया जाता है कि किम ने किक का इस्तेमाल करते वक्त अपने घुटने पर स्टोन स्किन को एक्टिवेट कर लिया था। फिर किम उसको अपने स्टाइल में बताता है, मैं वही अनएक्सपीरियंस वाला लड़का हूँ जिसकी तुम अभी बात कर रहे थे। फिर हमें जिम बैटल के कुछ फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहाँ पर किम उस गंजे से विलियन बॉन की बात कर रहा था, जहाँ पर वो टकला किम को बोल रहा होता है, मैं इस मामले पर चुप रहने के बजाय और कुछ नहीं कर सकता और मैं खुद इस तरह का फैसला नहीं ले सकता। और किम उसकी बात सुनकर कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं ये सब नहीं जानता? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम जैसे छोटे मिनियंस को जिम्मेवार ठहराऊंगा। मैं तुमसे बस एक समझौते पर आने के लिए, ये अच्छा काम करने के लिए कह रहा हूँ, तो क्या मैं इस सौदे को पक्का समझूं? और किम उसके सामने अपनी अवेकन्ड ओथ को सामने रखता है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाले को परमानेंट पेनल्टी लगेगी। और इस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन काफी सिंपल है, जहाँ पर उस गंजे को पहली कंडीशन बताई जाती है कि 1 बिलियन जीते हुए वॉन के साथ जिम में हुए इंसिडेंट के बाद गंदगी को साफ करने के लिए पूरे एफर्ट्स के साथ साफ किया जा रहा है। और इधर न्यूज रिपोर्टर बता रही होती है, टेसन हाई स्कूल के जिम में लगी आग गैस विस्फोट की वजह से ये बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और शुक्र है कि इस एक्सीडेंट में कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। इसका मतलब दोस्तों ये किम की पहली कंडीशन थी, जो कि उसने टकले से बोलकर करवाई थी। और दूसरी कंडीशन फोन पे बताई जाती है, जहाँ पर वो गंजा किम को फोन लगाकर बोलता है, मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम पर 2 असैसिन अटैक
अटैक करने आ रहे हैं और ये किम की दूसरी कंडीशन थी कि बदला लेने के लिए मेरे खिलाफ की गई किसी भी एक्शन के बारे में तुम्हें पहले से ही मुझे इन्फॉर्म करना होगा। फिर वो काले वाला असैसन अपने हाथ से ब्लेड निकाल कर किम पर अटैक करता है, लेकिन किम का इस पर कोई असर नहीं होता। वो तो बड़ी इजीली इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अटैक ब्लॉक करने के बाद किम अपनी चाल चलते हुए बड़ी स्पीड से उस असैसन की तरफ बढ़ता है और उस पर पंच से अटैक करता है, लेकिन वो असैसन अपनी स्किल स्टेल्थ का इस्तेमाल करते हुए वहां से गायब हो जाता है और किम पर ऊपर से अटैक करने के लिए नीचे आता है, लेकिन किम भी उसे ऊपर से आता देख लेता है। जब वो बंदा किम पर अटैक करता है तो किम वहां से गायब हो जाता है, जिससे उसका अटैक नीचे जमीन पर लगता है और किम उसको बोलता है, ब्लैक एंड व्हाइट ब्रदर्स, मैंने सुना था कि तुम स्टेल्थ का इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा माहिर हो। किम की ये बातें सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि किम उसके पीछे उसके सिर पर पैर रख के खड़ा होता है। और यार सच में ये सीन मुझे काफी ज्यादा मस्त लग रहा है, एकदम कतई जहर। किम अपनी पावर रिलीज करते हुए खतरनाक बैडस तरीके से बोलता है, इसका आमतौर पर साफ मतलब है कि तुम सिर्फ स्टेल्थ का इस्तेमाल करने में माहिर हो और बाकी सभी चीजों में तुम सिर्फ कचरे हो। और आगे किम इसके साथ क्या करता है ये तो भगवान जी जाने, जय राम जी की। फिर सीन हाईवे रोड की ओर शिफ्ट होता है। जिस गाड़ी में बैठकर गिल्ड मास्टर यू एयोंग जा रही होती है, वो फोन पर किसी से बात कर रही होती है कि मैंने सुना है कि आपने प्लेयर ट्रायल के लिए कुछ लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए चुना है। आप वैसे किससे मिलने के लिए इतने एक्साइटेड हो चेयरमैन जी? क्या ये बुसान का एस रैंकर शिन युनवोक है? चेयरमैन हंसते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं जिसके बारे में सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो है आपकी छोटी बहन। यू एयोंग कहती है, क्या आपको लगता है कि उसका परिवार इससे भी बदतर कुछ बर्दाश्त कर पाएगा? चेयरमैन बात सुनकर हंसते हुए कहता है, आप अब भी पहले की तरह स्टील जैसी कठोर हो। चेयरमैन आगे कहता है, वैसे एयोंग आप वहाँ पर किसकी वेट कर रही हो? क्या वो युनवोक है? वो बोलती है, हाँ आपने ठीक कहा, मुझे उससे कुछ जरूरी जो जानना है। चेयरमैन सोचता है बाकी सभी एस रैंकर्स को एक तरफ रखकर गो टाइवुक ने सिर्फ एक ही स्टूडेंट से कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया। सीन फिर किम का दिखाया जाता है, जिसने उन दोनों ब्लैक एंड व्हाइट ब्रदर को मार मार के अधमरा कर दिया होता है। और क्या तुम ये जानने के लिए एक्साइटेड नहीं हो कि एक अवेकन पर्सन आगे बढ़ने के लिए कितना ज्यादा कैपेबल है? फिर किम के प्रेडिक्शन के साथ अचानक कुछ गड़बड़ होने लगती है, जिसे देख किम कहता है, आखिर अब इसमें क्या गलत है? किम को सिस्टम से मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि आपकी फिजिकल एबिलिटी और स्ट्रेंथ काफी कम है, ज्यादा लोड पड़ने की वजह से आप अपनी प्रेडिक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर किम थोड़ी देर बाद उनको पकड़वाने के लिए वहां पर प्लेयर एसोसिएशन के मेंबर बुलवा लेता है, जिनके साथ टाइवुक भी होता है। टीम की लड़की कहती है, इन ब्लैक एंड व्हाइट ब्रदर कमीनों ने ना सिर्फ एसोसिएशन के प्लेयर के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की, अब तो उन्होंने हाई स्कूल के एक स्टूडेंट पर हाथ डालने की भी कोशिश की है। और उसकी साथ वाली दूसरी लड़की कहती है, क्या आपको नहीं लगता कि ये विलन इन दिनों कुछ ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं? फिर टाइवुक किम को बोलता है, हमें इन्फॉर्म करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि इस अटैक के पीछे कौन हो सकता है? उसके ऐसा पूछने पर किम पहले उसकी तरफ गौर से देखकर कुछ सोचने लगता है, लेकिन किम बाद में उसको साफ मना कर देता है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। टाइवुक आगे कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि प्लेयर ट्राई आउट में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट लीक हो गई है? इसीलिए मुझे लगता है मुझे दूसरों के लिए भी ज्यादा सेफ्टी की चेयरमैन से रिक्वेस्ट करनी होगी। फिर किम मन में सोचता है, अगर मैं यहाँ इसके सामने टेसन ग्रुप की बात रखूँ, ना सिर्फ मैं इस काम को ठीक से कर पाऊंगा बल्कि ये मुझे पर्सनली परेशानी में भी डाल देगा। और वैसे भी अभी टेसन ग्रुप मेरे लिए ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर किम जाते जाते सोचने लगता है, मैं इस स्किल का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मेरी फिजिकल लिमिट्स ज्यादा नहीं है। आखिर इस स्किल की मेरे साथ क्या डील है? और मुझे लगता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे सिर्फ अपने स्टैट्स को बढ़ाने की जरूरत है। जब भी मुझे अपने स्टैट्स बढ़ाने होते हैं तब मैं अवेकन रैंक बढ़ाने के लिए मॉन्स्टर का शिकार करता हूँ, या मैं उसे और तेजी से बढ़ाने के लिए किसी अवेकन का शिकार करता हूँ, लेकिन ये दोनों मेथड अब फेल हो गए हैं। फिर किम कहता है, डैम इट, मुझे लगता है कि मेरे पास ओनली एक चॉइस बची है। और किम की लास्ट चॉइस ब्लैक हेड होती है, जो कि दिखने में एक जिम होती है। जैसे ही किम अंदर आता है तब उसके वेलकम के लिए एक लड़की सामने आती है, जो कि कहती है, हेलो सर, मेरा नाम यूरा है, मैं न्यू साउथ कोरिया एसोसिएशन के बेस्ट सेंटर ब्लैक हेड के लिए आपके लिए एक गाइडेंस का काम करूंगी। और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? और फिर दिखाते हैं कि किम उस जिम में अकेला नहीं आता, बल्कि वो अपने साथ अपने कजन को भी ले आया होता है। और किम का भाई उसे बोल रहा होता है, किम क्या तुम्हें पता भी है यहाँ ब्लैक हेड में ज्वाइन होने के लिए हमारे पास पावर और पैसे का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किम उसे कहता है, बस तुम देखते जाओ, क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ लगता हूँ जो इस जगह पर फालतू में आऊंगा? वो लड़की उन्हें बच्चा समझते हुए कहती है, सुनो बच्चों, ये तुम्हारा कोई नॉर्मल ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। लेकिन किम उसकी बात को इग्नोर करता हुआ उसको एक कार्ड देता है और बोलता है, प्लीज आप हम दोनों को रजिस्टर कीजिए। किम ने
उसे जो कार्ड दिया होता है वो कोई सिंपल कार्ड नहीं होता, बल्कि वो एक वीआईपी कार्ड होता है। किम उसको बोलता है हमारी वेरिफिकेशन के लिए शायद इतना इनफ होगा। वो लड़की उस कार्ड को देख के मन में सोचती है ये तो एल्केमिस्ट गिल्ड वालों का कार्ड है, ये गिल्ड तो टॉप रैंक में मानी जाती है। वो हैरानी से किम के बारे में सोचती है आखिर ये कार्ड इसके पास कैसे आया, क्या ये किसी हाई रैंक के प्लेयर का स्टूडेंट है या फिर ये खुद एक हाई रैंक प्लेयर है। और वो आगे परेशानी से सोचती है अगर मैंने इसे यहाँ आने की परमिशन दे दी लेकिन बाद में अगर यहाँ कुछ गड़बड़ होती है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी कोई बंदा पीछे से स्टाइल मारते हुए कहता है ऐसा लगता है कि यूरा को किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और वहां पर वो तीनों उसे बड़ी हैरानी से देखने लगते हैं। वो लड़की उसे देखकर बोलती है आयरन स्ट्रॉन्गमैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर इसकी आइडेंटिटी बताई जाती है कि ये बी रैंक का ट्रेनर है, ना कि कोई प्लेयर जिसका नाम आयरन स्ट्रॉन्गमैन है। ये यहाँ पर ब्लैक हेड का मेंबर भी है और इसकी स्किल मसल्स को ग्रो करवाने में हेल्प करती है। तब वो बंदा वहाँ अपने अजीब से स्टाइल से किम को कहता है सुनो बच्चों, यहाँ अंदर आने के लिए सिर्फ पैसा ही काफी नहीं है। जेयोंग तो उसे देखकर अपना अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता है क्या आयरन स्ट्रॉन्गमैन, ये नाम सच में आपके लिए एकदम बढ़िया नाम है। और जेयोंग किम को बोलता है आखिर अब हम इसके साथ कैसे डील करें। वहाँ पर बाकी के मौजूद बंदे भी आपस में बातें करने लगते हैं कि वो दोनों नए बच्चे बेचारे आयरन स्ट्रॉन्गमैन की चपेट में आ गए हैं और अब उन दोनों को इस आदमी से भगवान ही बचा सकता है। वो बंदा किम को अपने मसल फ्लेक्स करके दिखा रहा होता है और किम को बोलता है बच्चे क्या तुम देख रहे हो, यहाँ पर सभी मेरा नाम सुनकर कैसे कांप रहे हैं और हाँ अगर तुम अभी भी वापस जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। और किम उसे कहता है आखिर ये कमजोर गधे का बच्चा यहाँ किस बारे में चिल्ला रहा है। किम के ऐसा कहने से वो किम को खतरनाक तरीके से देखने लगता है और किम को कहता है व्हाट, आखिर तुमने अभी क्या कहा। किम के ऐसा कहने से वो जिम गर्ल और जियोंग भी थोड़ा घबरा जाता है कि अब क्या होगा। आयरन स्ट्रॉन्गमैन अपने डोले दिखाता हुआ किम को बोलता है तुम ये कहने की हिम्मत कर रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ। किम भी उस पर हंसता हुआ कहता है अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो क्या तुम मेरे साथ इस बात की शर्त लगाना चाहोगे। और शर्त के मुताबिक जो बंदा मैच हारता है उसे जीतने वाले की पूरे 1 साल की फीस भरनी होगी। वो बंदा किम की इस शर्त को सुनकर जोर से हंसने लगता है और किम को डराते हुए कहता है बच्चे क्या तुम्हें अपनी असली जगह का भी पता है, अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छे, मैं इसके लिए रेडी हूँ। फिर वो बंदा किम को लेकर मॉन्स्टर एबिस में आ जाता है जो कि पूरी जगह बड़े बड़े मॉन्स्टर से भरी पड़ी होती है। एक्चुअल में वो दोनों होते तो गेम मशीन में हैं लेकिन उनको दूसरी जगह में एंटर कर दिया जाता है। ये एकदम वीआर जैसा सिस्टम है, इसीलिए दोस्तों आपको ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ वो दोनों बड़ी टीवी स्क्रीन पर आ रहे होते हैं जिन्हें देखकर वहां पर लोग जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि अब चैलेंज देखने में ज्यादा मजा आने वाला है। उस गेम चैलेंज के अंदर जो हो रहा होता है जियांग उसे देख के घबरा रहा होता है आखिर अब ये सब क्या है, वो एविस में कैसे चले गए। वो लड़की उसे समझाते हुए कहती है ये एक वर्चुअल पोर्टर है जो इंसान को असल दुनिया में रहते हुए भी एबिस का नजारा दिखा सकता है, इसीलिए इसका नाम वर्चुअल पोर्टर है। किम वहां मशीन पर लेटे हुए सोचता है ये प्रोग्राम इस ब्लैक हेड जगह को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है जिस वजह से यहाँ पर लोग भर भर के ट्रेनिंग के लिए आते हैं। फिर स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि उन दोनों का मैच स्टार्ट हो चुका है और वहाँ पर सभी लोग फैंस की तरह उनको चेयर अप करना शुरू कर देते हैं। और वहाँ वो लड़की बताती है वो बच्चा अभी आयरन स्ट्रॉन्गमैन के मुकाबले काफी ज्यादा नुकसान में है, लेकिन इस बेचारी को कौन समझाए कि किम अपने किस खेत की मूली है। वो बंदा बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और डेविल स्माइल देते हुए हंसने लगता है। वो उन मॉन्स्टर्स पर अपने हाथ में पावर रिलीज करके उन पर टूट पड़ता है और बोलता है तुम बेवकूफ छोटे बच्चे कहीं के, क्या तुम मुझसे टक्कर लेने की हिम्मत कर रहे हो। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देता है और मारते हुए वक्त वो बड़े बड़े डींगे हाँगने लगता है कि मेरी मसल्स ग्रो करने वाली स्किल मुझे कॉम्बैट फाइट के मैटर में सबका बाप बना देती है। मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने इस बाहर की दुनिया के लोगों के मुकाबले खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे ज्यादा वेट उठाया है और मैं तुम्हारा इस बात के लिए शुक्रिया करता हूँ कि तुम 1 साल तक मेरी फीस भरने वाले हो। और वो लगातार कॉम्बो मारते जा रहा होता है लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है उसे एक झटका लगता है क्योंकि किम रॉकेट की स्पीड से उस बंदे के पास से सभी मॉन्स्टर को क्रिटिकल अटैक देता हुआ आगे निकल जाता है। किम के रास्ते में ठीक सामने काफी मॉन्स्टर होते हैं लेकिन किम परवाह न करते हुए बड़े आराम से सबके टुकड़े कर देता है और आगे निकल जाता है। किम अपनी किक में फुल पावर रिलीज कर लेता है और जितने भी मॉन्स्टर किम पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं किम उन्हें किक से चौके छक्के मारना शुरू कर देता है। फिर लास्ट सेकंड अटैक में किम एक जबरदस्त अटैक करता है कि वहां पर जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो साथ में मारे जाते हैं और इस अटैक से किम का 999 का कॉम्बो बताया जाता है। किम की धमाकेदार फाइटिंग देखकर तो आयरन स्ट्रॉन्गमैन तो बड़े सदमे में चला जाता है जिससे उस बेचारे का मुंह खुला ही रह जाता है। वो सोचता ही रह जाता है आखिर इस बच्चे ने ये इतनी आसानी से कैसे कर लिया और मुझे 1 साल तक अब इसकी जिम फीस भी भरनी पड़ेगी। बाहर खड़े सभी लोग भी किम को देख रहे होते हैं कि ये ट्रेनिंग तो सच में काफी ज्यादा मजेदार थी। ये देखते हुए कि किम ने आयरन स्ट्रॉन्गमैन से भी ज्यादा वेट उठाया है और उन सभी के बीच सिर्फ जियोंग ही किम को सपोर्ट कर रहा होता है। किम उसका मजाक बनाते हुए कहता है क्या तुमने कुछ
कुछ देर पहले मुझे अपना नाम आयरन स्ट्रॉन्गमैन बताया था। खैर जो भी हो, लेकिन मुझे इस छोटे से कंपटीशन में काफी ज्यादा मजा आया और मैच खत्म होने के साथ सिस्टम ने किम को विनर अनाउंस कर दिया होता है। किम उसको बोलता है शर्त के मुताबिक मेरी 1 साल की फीस भरो और यहाँ से दफा हो जाओ। फिर अगला सीन प्लेयर ट्राई आउट का दिखाया जाता है, जहाँ पर माइक से अनाउंस किया जाता है, तो दोस्तों आप सभी कैसे हो। ये आज प्लेयर ट्राई आउट अनाउंसमेंट का दूसरा दिन है, जिस दिन का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। आखिर वो दिन आज आ ही गया। आज के इस दिन प्लेयर को लाइसेंस देने के लिए इनके एग्जाम्स होने वाले हैं और इसमें लगभग सभी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया होता है। ये ऊपर हेलीकॉप्टर से अनाउंस किया जा रहा होता है कि प्लेयर एसोसिएशन ने प्लेयर ट्राईआउट्स को काफी बदल दिया है। अब तो इसमें छोटी उम्र के लड़कों को भी पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दिया जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर सभी उम्र के लोग एसोसिएशन में आ रहे हैं। और वो पर्सन जिनकी हम बेसब्री से वेट कर रहे हैं, जो हाई रैंक अवेकन लेवल के हैं। पहले का नाम होंग जुनवुक होता है, जो कि आयरन फिस्ट ए रैंकर होता है और इसे क्लोज कॉम्बैट फाइट में हराना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। दूसरे प्लेयर का नाम ली गिल्सन होता है, जिनकी स्किल ड्रूड ए रैंक की है। इसे इनकी आउटस्टैंडिंग कॉम्बैट सेंस अलग बनाती है, जिसकी वजह से एस रैंक के लोग भी इसे कम आंकने में गलती नहीं करते। तीसरे प्लेयर का नाम शिन युनवुक होता है, जिसकी स्किल थंडर होती है और इसी वजह से इन्हें थंडर गॉड के नाम से भी जाना जाता है और ये एस रैंक के लेवल पर हैं। और हमारे चौथे प्लेयर का नाम लिम एयोंग होता है, जो कि एस रैंक प्लेयर है और इनकी पावर सेंट्स के पावर लेवल के बराबर है। और सुनने में आया है इस बार इसने बाकी सभी स्टूडेंट से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। तब हमें एक लड़की हाफते हुए दिखाई जाती है, जो हाफने के साथ बोलती है ये दूर है, ये सच में काफी ज्यादा दूर है। अगर मैं आज भी इसे कवर नहीं कर पाई तो मुझे पक्का मेरी जॉब से निकाल दिया जाएगा। फिर हम इसके बारे में बताते हैं कि ये लड़की SY इकोनॉमी की न्यूज रिपोर्टर होती है, जिसका नाम किम गीजा होता है। उसकी स्किल का नाम टाइपिंग है, जो E रैंक की है, जिसका काम ट्राईआउट में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेना होता है। वो वहीं परेशान होकर नीचे बैठ बोलती है मुझे तो आज भी कोई स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए नहीं मिल रहा है। अगर मुझे उनकी सिर्फ एक फोटो ही मिल जाए तो मैं खुद को बहुत ज्यादा खुश नसीब समझूंगी। वो बेचारी वहीं मुंह लटकाए कहने लगती है मुझे लगता है कि मैं इस E रैंक के पावर के साथ अपने काम में पक्का फेल होती रहूंगी। लेकिन उसके पीछे से अपना हीरो आ रहा होता है और वो बोलता है यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं। किम के ऐसा बोलने से गीजा पीछे चेहरा घुमाकर देखने लगती है और किम उसके सामने से बड़ी आराम से निकल रहा होता है और गीजा भी किम को देख रही होती है। किम उसे देख पूछता है हे मिस, क्या आपको कोई परेशानी है। और किम की आइडेंटिटी प्लेयर ट्राई आउट में C रैंक की सबमिट होती है। गीजा रोते चेहरे के साथ किम से रिक्वेस्ट करती है क्या तुम प्लीज मुझे अपना इंटरव्यू देने चाहोगे। मैं किम ट्राई आउट देने वाली जगह पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे असिस्टेंट कहती है किम टाइयून तुम्हारे टेस्ट देने की जगह यहाँ पर है और ट्राई आउट शुरू होने में सिर्फ 1 मिनट रह गया है, तुम इतने लेट क्यों हो। और किम कहता है मैं वहाँ उस लड़की के इंटरव्यू के चक्कर में फंस गया था, जिस वजह से मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। फिर किम कहता है मुझे लगता है यहाँ पर मेरे को अपनी इमेज पहले से ही सेट कर लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ट्राई आउट में एग्जाम देने के लिए काफी ज्यादा स्टूडेंट आए होते हैं और उन सब के लिए वो जगह काफी ज्यादा छोटी पड़ रही होती है। उन स्टूडेंट की चेस्ट पर उनके टोकन नंबर भी लगे होते हैं और वो भी उस जगह को हैरानी से देख रहे होते हैं कि इन्होंने हम सबको इस खाली कमरे में क्यों रखा है। उन सभी स्टूडेंट के बीच में अयोंग भी वहाँ मौजूद होती है और वो वहाँ पर किसी को पुकार रही होती है। फिर दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि अपना किम होता है। अयोंग के पुकारने से किम भी उसको देखने लगता है और किम उसको देखकर बोलता है ओ क्या ये हमारी क्लास प्रेसिडेंट है। किम के अवेकन होने की वजह से किम काफी ज्यादा चेंज हो गया होता है, इसलिए अयोंग किम को बोलती है आखिर तुम्हारी बॉडी इतनी चेंज कैसे हो गई है। और किम उसको बोलता है बस कुछ नहीं, ये मेरी डेली ट्रेनिंग की वजह से है, जिस वजह से मुझ में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। और अयोंग हैरानी में मन में सोचती है क्या थोड़ा सा, लेकिन ये तो काफी ज्यादा। और मैंने सुना है किम भी अवेकन हो चुका है, लेकिन 1 महीने के अंदर कोई इतना कैसे बदल सकता है। अयोंग आगे उससे पूछती है कि लास्ट टाइम तुमने ली जुंगजे के साथ क्या किया था। तभी उस कमरे की दीवारों पर लगी टीवी स्क्रीन शुरू हो जाती है और वो बंदा बोलता है हमारी आज की यंग जनरेशन न्यू साउथ कोरिया के फ्यूचर को संभालने वाली है, जिस वजह से आप सभी को यहाँ पर वेलकम है। इस पहले टेस्ट में देखा जाएगा कि जिन अवेकन स्टूडेंट को चुना है क्या वो इस टेस्ट को देकर प्लेयर बन पाएंगे। और आप सभी के पहले टेस्ट के रूल्स कुछ इस तरह से होने वाले हैं। सबसे पहले आप अपनी चेस्ट पर देखिए, जहाँ पर आप सभी को टोकन नंबर दिए जाएंगे। आपका टेस्ट ये है कि आप सभी को ये टोकन नंबर इकट्ठे करने हैं। इस टेस्ट में लो रैंक प्लेयर से लेकर S रैंक प्लेयर तक सभी होंगे। जिसके पास जिसका नंबर नहीं होगा उसको इस टेस्ट से आउट कर दिया जाएगा। और इस टेस्ट की टाइम लिमिट सिर्फ 1 घंटे की है और इस टेस्ट में आपको किसी को भी जान से मारने की परमिशन नहीं है, बाकी आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। और इतने में वहाँ पूरा ग्राउंड शेक होना शुरू हो जाता है और स्टूडेंट चलाना शुरू कर देते हैं कि ये ग्राउंड को क्या हो रहा है। और जरा देखो ये एरिया पूरा चेंज हो रहा है।
वो टीवी वाला बंदा सभी को कहता है तो ठीक है स्टूडेंट, आप सभी का टेस्ट अब शुरू किया जा रहा है, आप सभी को ऑल दी बेस्ट। टेस्ट शुरू होने के बाद वहाँ कुछ स्टूडेंट होते हैं जो अयोंग पर अटैक करते हैं। वो कहते हैं देखो वहाँ अयोंग अकेली खड़ी है, इससे पहले वो हम पर अटैक करे हम सभी को मिलकर उसको इस मैच से आउट कर देना चाहिए। अयोंग भी उन सभी को अपने तरफ आता देख अपनी आइस पावर रिलीज करना शुरू कर देती है और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि उसके आसपास का सारा एरिया बर्फ से कवर हो जाता है और वहां पर मौजूद एसोसिएशन स्टाफ भी ये सब देख रहा होता है और वो कहता है एस रैंक जिसके पास सेंट्स रैंक की पावर है। सच में ये काफी अमेजिंग एबिलिटी है। इसके अलावा यहाँ बाकी के पार्टिसिपेट किए हुए स्टूडेंट को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वो स्टाफ चीफ आगे बोलता है खासकर मैं उस बंदे की पावर देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पर जिस बंदे की बात हो रही होती है वो बुसान का एस रैंक प्लेयर शिन युनबोक होता है जिसे थंडर गॉड के नाम से भी बुलाते हैं। इस टेस्ट को शुरू किए सिर्फ 20 मिनट बीत चुके होते हैं और उसने अभी तक किसी को अपने पास नहीं आने दिया होता है और वो वहाँ आराम से खड़े खड़े सबको ढेर करता जा रहा है। सच में इसमें कमाल का टैलेंट है। मैं ये जानने के लिए बेचैन हूँ कि लिम अयोंग और शिन युनबोक दोनों में से कौन जीतेगा। और इधर टाइवुक पीछे खड़ा होकर किसी को अपने सिस्टम से देख रहा होता है। टाइवुक खुश होते हुए सोचता है मैंने उसके अनबिलीवेबल नंबर देखे थे कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम इस टेस्ट को इजीली पास कर लोगे। उन सबको दिखा दो कि आखिर तुम क्या कर सकते हो, जो पावर सिर्फ तुम्हारे पास है। टाइवुक किम को आयरन फिस्ट वाले बंदे से फाइट करता हुआ देख रहा होता है। उन दोनों की फाइट देख टाइवुक पूरा हिल गया होता है। वो बोलता है आखिर ये सब क्या बकवास है। एक तरफ ए रैंक अवेकन होंग जुनवुक जो कि आयरन स्किन का इस्तेमाल कर रहा है, दूसरी तरफ सी रैंक अवेकन किम टायुन जो कि स्टोन स्किन का इस्तेमाल कर रहा है। वो वहां घबराते हुए बोलता है क्या मैंने किम की पावर्स को गलत आंका है। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि वो इतनी आसानी से ए रैंक के प्लेयर से मार खा रहे जबकि उसके नंबर उस ए रैंक वाले से ज्यादा हैं। और टाइवुक वहां गहरी सोच में पड़ जाता है क्या किम मेरी उम्मीदों पर खड़ा उतर पाएगा और क्या वो इस बंदे को हरा भी पाएगा या नहीं। किम फिर से भागता हुआ आयरन फिस्ट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन आयरन फिस्ट उससे पकड़ लेता है और अपने पंच को ठीक उसके फेस के सामने ले आकर पंच मारता है। उस बंदे का आयरन का पंच इतना पावरफुल होता है जिससे बेचारे किम की स्टोन स्किन के साथ साथ उसके मुंह से ब्लड निकलकर ऊपर उछलता है और आयरन फिस्ट किम को बोलता है तुम बेवकूफ कहीं के, क्या तुम मुझे अपनी नजरों में कमजोर समझने की गलती कर रहे हो और तेरे जैसे उल्लू को क्या लगता है कि स्टोन स्किन मेरी आयरन स्किन का मुकाबला कर पाएगी। तुम बस देखते जाओ कुछ ही देर में तुझे मैं इस मैच से कैसे आउट करता हूँ। किम उसकी ये सारी बातें सुनकर कहता है ओह गॉड तुम कितनी ज्यादा बकवास करते हो। किम को ऐसा कहता देख वो डर गया होता है क्योंकि अब किम ने भी अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू कर दिया होता है। किम आयरन फिस्ट को बताता है तुझसे मैं अभी मार क्यों खा रहा हूँ, इसका असली मतलब तुम्हें अभी नहीं पता है क्योंकि इसकी वजह से किम का स्टेमिना और चार्म एक से ज्यादा इंक्रीज हो गया होता है। किम फ्लैश की स्पीड से अटैक के लिए आगे बढ़ता है। वो साथ में बताता है करीब 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी मेरी स्किल प्रेडिशन पर लगी सील अभी तक नहीं हटी है और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि मेरे स्टैट अभी भी अच्छे नहीं है। किम को अपनी तरफ अटैक करता देख आयरन फिस्ट भी फौरन किम पर अटैक करता है। उसका पंच सीधा किम के फेस पर लगता है, इससे किम जख्मी हो जाता है। अटैक हिट होते ही किम अपनी चाल चलते हुए आयरन फिस्ट पर पंच से अटैक करता है। दोनों के अटैक पावरफुल होने की वजह से दोनों पीछे धकेले जाते हैं। आयरन फिस्ट के पंच से किम को कोई खास फर्क नहीं पड़ा होता है और वो बस मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि किम के पंच से आयरन फिस्ट के तो तोते उड़ गए होते हैं और उसकी बॉडी से आयरन स्किन भी टूट जाती है। और वो मार खाने के बाद किम को बोलता है तुम मोस्टर कहीं के। ये बोलते बोलते वो बेचारा वहां जमीन पर नीचे गिर जाता है। आयरन फिस्ट को हराने के बाद किम उसका टोकन नंबर ले लेता है जिससे अब किम की करंटली पोजीशन 2 नंबर पर आ जाती है। किम को जीतता देख टाइवुक जोर जोर से हंसने लगता है और खुश होते हुए कहता है मेरा अंदाजा सही निकला, वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। उसके पास खड़े स्टाफ मेंबर बोलते हैं लगता है डिप्टी मैनेजर ने अपना काम खत्म कर लिया है। और दूसरा बंदा कहता है मैं भी शर्त लगाकर कहता हूँ कि वो इस टेस्ट मैच को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि वो इतने बड़े एग्जाम टेस्ट सर्वाइवल गेम के बीच में अपने ट्रेनिंग मेथड को इस्तेमाल कर रहा है। सच में किम तुम्हारी इस खतरनाक परफॉर्मेंस ने मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडक पहुंचा दी है लेकिन अभी एक प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि अभी फाइट में उसके स्टेमिना का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो गया है। इसीलिए अभी उसे अपने स्टेमिना को बचाकर रखना होगा और वीक लोगों को टोकन नंबर यानी कि टिकट इकट्ठी करने का चांस देना होगा। ये कहते कहते वो काफी ज्यादा शौक हो गया होता है क्योंकि उसके स्टाफ मेंबर बात कर रहे होते हैं क्या वो एक सी रैंक का प्लेयर है, क्या वो ये नहीं जानता कि वो किससे उलझने जा रहा है या शायद वो खुद सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। फिर युनवोक को दिखाया जाता है जिसने वहां पर सभी स्टूडेंट को हराकर उनको ढेर किया होता है और किम भी उसके ठीक सामने उल्टा खड़ा होता है। युनवोक किम से पूछता है आखिर अब तुम कौन हो और उसने सभी को हराकर उनसे नंबर लेकर अपने चेस्ट पर लगाए होते हैं और उसकी करंट पोजीशन 147 होती है। किम उसको बोलता है वाह क्या बात है, आखिर तुम्हारे पास कितने टिकट नंबर होंगे, 1
2 या फिर 8। खैर ये सारी बातें भाड़ में जाए, क्योंकि बहुत जल्द मैं तुम्हारे सारे टिकट नंबर लेने वाला हूँ। और इतने में ही दोनों में से एक किसी पर जबरदस्त अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां पर बड़ा धमाका होता है। फिर दिखाते हैं यूनबोक अपनी पावर का यूज करके किम पर लगातार अटैक करता जा रहा होता है और किम बस उनको डॉज करने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा होता है। यूनबोक वहां आराम से खड़ा होकर अपनी उंगली से ही किम पर थंडरबोल्ट गिराना शुरू कर देता है, जिसे कि किम इधर उधर भागकर या उछलकर अवॉइड करता है। फिर किम अटैक करने की सोचता है और किम अपने पैर पर स्टोन स्किन एक्टिवेट कर लेता है। किम सीधा ऊपर से उड़ता आता है और यूनबोक के फेस पर किक मारता है। जैसे ही किम की किक उसके फेस तक आती है तभी उसके पैर के साथ इलेक्ट्रिसिटी टकराती है। यूनबोक किम को बोलता है, ओ तुम तो बहुत तेज हो। और किम ऐसा होता देख काफी शॉक हो गया होता है, क्योंकि किम की किक ठीक उसके फेस के सामने होती है, जिसे यूनबोक ने ब्लॉक कर लिया होता है। और किम को बोलता है, इतना तेज होने की वजह से मैं तो तुम्हें देख भी नहीं सकता। ये कहने के साथ यूनबोक वहां फिर से धमाका करता है और उस अटैक से किम को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। किम पीछे हटता हुआ सोचने लगता है, बुसान का एस रैंक प्लेयर थंडर गॉड शिन यूनबोक, सच में ये काफी लाजवाब है। किसी ने सोचा था कि ये इतना ज्यादा पावरफुल और ट्रिकी होगा। वो न सिर्फ खुद को मेरे अटैक से कवर करके बचा हुआ है, बल्कि वो साथ ही साथ मेरे अटैक को अपनी लाइटनिंग पावर से भी ब्लॉक कर रहा है। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर उसे एक ऐसे लेवल पर पहुंचाती है जो क्लोज फाइट और डिस्टेंस रेंज की फाइट इन दोनों में उसे पॉसिबल बनाती है। अभी के लिए मैं प्रेडिक्शन का यूज नहीं कर सकता, लेकिन क्या मैं इससे फाइट करते करते ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ या नहीं। किम को दूर खड़ा देख यूनबोक बोलता है, क्या हुआ, तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हो, या तुम खुद चाहते हो कि मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आऊँ। यूनबोक को ऐसा कहता देख किम हैरान हो गया होता है और पलक झपकने की स्पीड से यूनबोक अपने हाथों में पावर रिलीज करता हुआ किम के पास पहुंच जाता है और फौरन किम के फेस पर थंडर पंच मारता है। लेकिन वक्त रहते किम उस अटैक को अवॉइड कर लेता है, जिससे यूनबोक का पंच सीधा जमीन पर लगता है। यूनबोक रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। वो फिर से अपने हाथों को इलेक्ट्रिसिटी से कवर करता है और अटैक पोजीशन में आकर यूनबोक किम को बोलता है, डरपोक कहीं के, आखिर तुम कहां भागते जा रहे हो। और यूनबोक किम पर अपनी फुल लाइटनिंग पावर से अटैक कर देता है। किम उस अटैक को ब्लॉक करने में फेल हो जाता है, जिस वजह से वो अटैक सीधा किम को लगता है और वो दर्द से चिल्लाना शुरू कर देता है। किम को दर्द में देख यूनबोक खतरनाक स्माइल करते हुए किम को बोलता है, वो तो ही था ना जो मुझसे लड़ना चाहता था, अब भागो मत और आकर मेरा मुकाबला करो। अटैक का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से किम किसी न किसी तरह से उस अटैक से बच तो जाता है और किम अपने हाथ में स्टोन स्किन का यूज करके एक बड़ा सारा हथियार बनाकर यूनबोक पर अटैक करता है। लेकिन यूनबोक उसे एक चुटकी बजाकर ही तोड़ देता है और वो बोलता है, इडियट, तुझे क्या लगता है कि ऐसे फालतू अटैक मुझ पर काम करेंगे। यूनबोक वहां तेज फ्लैश का इस्तेमाल करता है, जिससे किम को देखने में प्रॉब्लम आने लगती है। जैसे किम अपनी एक आंख से सामने की ओर देखता है, तब यूनबोक किम के ठीक ऊपर होता है और उसने किम पर अटैक करने के लिए अपने हाथों में थंडर पावर को एक्टिवेट किया होता है। जैसे ही वो अपने हाथ का इशारा नीचे की ओर करता है, तभी नीचे बिजली गिरती है ठीक जहां पर किम खड़ा होता है। वो अटैक किम को पूरा अपने अंदर कवर कर लेता है और किम भी उस अटैक से चिल्लाना शुरू कर देता है, मानो कि अब किम का पत्ता साफ हो गया हो। यूनबोक बोलता है, क्या तुम मेरी पावर्स का मजा चख रहे हो और इसे फील भी कर पा रहे हो। सच में तुम्हारा ये तड़पना मुझे कितना ज्यादा सुकून दे रहा है। जब एग्जाम के टाइम सभी मुझसे डरकर भागने में बिजी थे, तब मैंने सोचा कि लिम अयोंग ही एक ऐसी लड़की है जो इस प्लेयर ट्राईआउट में मेरा एंटरटेनमेंट कर सके। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम जैसा एक बेवकूफ भी यहाँ पर होगा जो एक छोटा सा मेरे लिए मजेदार टॉय है। तभी यूनबोक की तरफ से तेजी से कोई पत्थर फेंक कर मारता है, जो सीधा आकर यूनबोक के हेड पर लगता है, बोले तो हेडशॉट, और इससे बेचारे के खून निकलना भी शुरू हो जाता है। यूनबोक के पत्थर लगने से वो बेचारा सोच में ही पड़ जाता है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो चिल्लाकर कहता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है। वो किम को देखकर बोलता है, उसके हमले किसी भी तरह से मुझ तक नहीं पहुंच सकते, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। किम उस पर फिर से पत्थर मारता है, जिससे यूनबोक पीछे दूर जाकर उड़ता जाता है। इस दूसरे अटैक से यूनबोक तो पूरी तरह से होश खो देता है और खून खांसने लगता है। फिर किम बताता है कि जो मेरी स्टोन स्किन है वो किसी भी तरह से थंडर फ्यूरी स्किल का मुकाबला नहीं कर सकती। स्टोन स्किल का हाई लेवल होने पर भी ये पावर से टकराती है और टुकड़े टुकड़े में बटकर गायब हो जाती है। लेकिन इस जगह में प्लेयर ट्राईआउट का ग्राउंड ही कुछ अलग है, जो बाकियों से काफी ज्यादा इसे अलग बनाता है। इस जगह को ऐसे मटेरियल के साथ बनाया गया है जो सबसे पहले अवेकन पर्सन की पावर का सामना कर सकती है। इसीलिए स्टोन स्किन की तरह टूट तो सकती है, लेकिन ये अपनी शेप ना खोकर गायब भी नहीं होगी। तो अगर मैं इसे एक वेपन की तरह इस्तेमाल करता हूँ और किसी तरह से थंडर गॉड फ्यूरी को फेस करता हूँ, तो फिर शिन यूनबोक को झुकाना कोई बड़ी बात नहीं है। और किम अपनी डेविल स्माइल देने लगता है। यूनबोक गुस्सा होते हुए किम पर चिल्लाता है, यू बास्टर्ड, तेरी ये मचाल कि अब तू मुझे छुएगा। यूनबोक इतना कह ही पाता है कि तभी किम उस पर अटैक करके उसे नीचे दबा देता है, जिससे उस बेचारे के सारे टोकन नंबर बिखर जाते हैं और वो बेचारा अब किम का कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रहा होता है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 8 की एंडिंग यही होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत भागिए। शुक्रिया।